घोड़े को ली क्यूंशियाओ की स्पिरिट से फ्यूज करके 3 राज्यों थ्री किंगडम्स के दौर में पहुंचा है, लुबू से टक्कर लेने का इरादा लेकर। और तेरा सबसे पहला काम था भूखे पेट काउसों की हजारों लाखों की सेना का रास्ता रोकना, सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने भांप लिया था कि इस पूरी दुनिया के धुरंधरों में सिर्फ काउसाओ ही तुझ जैसे बड़े भाग्य वाले को पहचान सकता है। ये रास्ता मैं बनाया है, ये पेड़ मैंने लगाए हैं, अगर यहां से गुजरना है तो टोल चुकाओ। सेना के सामने जोरदार आवाज गूंजती है। सबसे आगे वाला जनरल नजर उठाकर देखता है। नीला वस्त्र पहने 13-14 साल का एक लड़का, कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए, देखने में कोई पहाड़ी डाकू नहीं बल्कि सड़क पर घूमने वाला भिखारी जैसा लगता है। मुझे परवाह नहीं तू कौन है, खाने पीने की चीजें छोड़ दे तो जाने दूंगा, नहीं तो छोटे बाबू को तेरे हाथ की बड़ी भाला तो नहीं पहचानती। पर आदमी नहीं पहचानता। जनरल की नजर तेरे हाथ की हथियार पर टिक जाती है। छड़ी से भी लंबी, पूरी काली, स्पीयर हेड नॉर्मल भाले से 3-4 गुना बड़ा, चमक ही डरावनी है। पर हथियार कितना भी शानदार क्यों न हो, उसे चलाने वाला तो अभी दूध पीता लड़का ही है। चाहे बचपन से मार्शल आर्ट्स सीखा भी हो, तो कितना ही शॉर्ट साइटेड क्यों न हो, तुझे मैं अपना सैनिक बना लेता हूँ। हाँ सैनिक, तेरी इस हाँ आदमी की नज़र बहुत खराब है। मुझे रोका नहीं जा सकता तो कम से कम जनरल तो बनाओ। ऐसा छोटा मोटा सैनिक बनाना तो साफ बेइज्जती है। हिम्मत तो है तेरी, मुझसे 3 राउंड लड़, अगर टिक गया तो अपने प्रभु से तेरी सिफारिश कर दूंगा। जनरल हाथ लहराकर आदेश देता है। दोनों तरफ से एक घोड़ा तेरे लिए लाया जाता है। तो हाथ उठाकर रोक देता है। इसकी जरूरत नहीं, जल्दी लड़ लो, मैं भूख से मरने वाला हूँ। सेना के बीच से एक साथ भारी वीरतापूर्ण नारे गूंजते हैं। सेंट्रल कैंप में साओ चाओ सुनता है कि आगे की सेना रुक गई है, तो श्याहो डन को बुलाकर पूछता है, श्याहो डन, आगे किसी ने रास्ता रोका है, बताओ पूरी बात। काओ चाओ जोर से हंसता है, पलटकर चाओ रेन की तरफ देखता है। भाई, तुझे यकीन है इस बात पर? इतनी हिम्मत करके इतनी बड़ी सेना को कोई इस तरह रोकेगा? शायद डोंग जुओ। डोंग जुओ चाहे कितना भी घमंडी हो, इतना बेवकूफ नहीं। ये जगह लुओयांग से कई 100 मील दूर है। यहाँ घात लगाना सिर्फ अपने सैनिक बर्बाद करना है, फायदा कुछ नहीं। काओ रेन सिर हिलाता है। क्याओ चाओ की हंसी गायब हो जाती है। शियाहुद्दीन की तरफ देखता है, डिटेल में बताओ। शियाहुद्दीन गला साफ करके अजीब से भाव के साथ कहता है, आगे की सेना को रोकने वाला 13-14 साल का एक भिखारी है, अकेले एक बड़ी भाले के साथ 3 राउंड में ही काओ होंग जनरल को हरा दिया। और साथ में कहता है, अगर उसे पेट भर खाना ना मिले तो। तू भी अजीब है, ऐसे अनमैच्ड ब्रेव मास्टर को भिखारी कैसे कह सकता है? वो साओरेन को सेंट्रल कैंप संभालने का आदेश देकर खुद घोड़ा दौड़ाकर सीधा फ्रंट जोन की खाली जगह में पहुंचता है। साओहोंग तुझे देखता है, चेहरा ऐसा जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। छोटे हीरो, आराम से खाओ, कम लगे तो और बोल देना। तू हाथ के गोश्त को नीचे रखता है। मेरा नाम झांगू है, कर्टेसी नेम जिक्यन। क्यों के होंठ हल्के फड़कते हैं। इस मनगढ़ंत कर्टेसी नेम को सुनकर पूरी हैरानी होती है। जिक्यन ने पहले ही 5 किलो गोश्त निगल लिया है, क्या उसका पेट फटेगा नहीं? अगर तुझे 3 दिन रात भूखा रखा जाए तो तू मुझसे भी ज्यादा खाएगा। काओहोंग के दिल में पूरी हलचल है। सामने खड़ा ये आदमी देखने में दुबला पतला है, पर 3 दिन रात से बिना पानी अनाज के, बिना घोड़े के, सिर्फ पैदल चलकर 3 राउंड में ही उसे घोड़े से गिरा दिया। ये किसी शैतान से कम नहीं, भले वो वेस्ट शू सिचुआन का हेजेमोन शियांग यू ही क्यों ना हो। ईस्टर्न हान के अंत में ट्रांसमाइग्रेट हुए 3 साल हो चुके हैं। अभी जाकर पूरी तरह ली कुनशियाओ की मार्शल स्पिरिट फ्यूज हुई है। ली कुनशियाओ हमेशा से जनरल कभी शिष्टाचार नहीं दिखाता के लिए मशहूर रहा है। शियांग यू के साथ ही टॉप टीयर ब्रेव जनरल गिना जाता है। तो पहले ली कुनशियाओ के फेवरेट डबल हैमर वेपन बनाना चाहता था, पर हान डायनेस्टी के आखिर में वेपन मेकिंग क्राफ्ट इतनी बेसिक थी, सिर्फ घर के बनाए जैसे थे। साथ ही सिस्टम से आगे और मार्शल स्पिरिट्स अनलॉक हो सकते हैं। और तूने पहले ही यान माउंटेन्स के एक बूढ़े भिखारी से मिली इस कोर क्वालिटी वाली भारी भाला हासिल कर ली थी, तो तूने सोचा भाला ही इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। आम दिनों में नॉर्मल दिखने वाला ये लड़का जब पूरी पावर एक्टिवेट करता है तो चाओ होंग एक भाला भी झेल नहीं पाया। आदमी और घोड़ा दोनों दूर उड़कर टूट गए। इस क्योटिक दौर में पहली बार पहुंचते ही तूने भी सपना देखा था दुनिया जीतने का। सिस्टम ने भी बताया था कि इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने का अल्टीमेट टास्क है प्री डिसाइडेड समय से पहले इस क्योटिक एरा को खत्म करना। पूरा करने के बाद अगले युग में जाया जा सकता है। हालांकि पॉइंट्स खर्च करके किसी को साथ भी ले जाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए किसी राज्य पर बैठना पॉसिबल नहीं। दिन रात मेमो पढ़ने और पूरी दुनिया की चिंता करने के बजाय तू ज्यादा चाहता है केओटिक एरा सुलझाकर अपनी पसंद के इंसान को साथ लेकर मॉडर्न एरा में वापस जाना, घर के सोफे पर बैठकर मस्त रहना। सेफली टास्क पूरा करने के लिए सही पावर चुनना जरूरी है। पहला, फुर्सत रहनी चाहिए ताकि पर्सनल रिलेशनशिप संभाल सके। दूसरा, सैलरी अच्छी हो। ली कुनशियाओ की स्पिरिट फ्यूज होने के बाद तेरा एक अकेला आदमी 10 लोगों जितना काम करता है, कोई छोटी पावर उसे सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। तीसरा, साथ ही इजी गोइंग हो, रोज राजनीति में उलझना ना पड़े। हान डायनेस्टी के आखिर के बड़े वारलॉर्ड्स को तूने तौल लिया। डोंग जुओ भले खुले हाथ से खर्च करता हो, पर पूरी दुनिया का गुस्सा झेलता है। जल्द या देर उसका पतन तय है। ऊपर से उसकी वजह से दियाओचान के साथ जो होना है, उसे तू कभी नहीं ज्वाइन कर सकता।
लियू बेई के शुरुआती दिनों में पावर बहुत कमजोर थी, आधी जिंदगी भटकते हुए बिताई, पर फॉलोअर्स से बहुत जुड़ जाता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप्स के आड़े आ सकता है। सन फैमिली का बेस अभी मेच्योर नहीं। सन जियान जल्दी मर जाएगा। सन से की उम्र भी कम है। युआन शो कई सालों से युआन शाओ से नीचा दिखा है। युआन शाओ के कैंप में ग्रुप्स बहुत हैं। अगर तू नॉर्मल इंसान की तरह वहां जाए तो शक और परेशानी झेलनी पड़ेगी। सोच विचार करके सिर्फ काउचाओ ही तेरी जरूरतों से सबसे मैच करता है, इसीलिए तूने जानबूझकर रास्ता रोका। अगर झंडे पर काओ नाम नहीं होता तो तू हाथ भी नहीं उठाता। 5 किलो गोश्त पेट में जाते ही तू शरीर फैलाता है। वो घोड़े से उतरकर दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ता है। छोटे भाई, क्या तू यहाँ हमारे साथ दोंग जोह के खिलाफ लड़ने आया है? तू जानबूझकर थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, आसानी से झुकना नहीं चाहता। हाथ उठाकर भाला हिलाकर सामने वाले की तरफ इशारा करता है। अरे काले, तू कौन है? काओ होंग घबराकर काऊ काऊ के आगे आ जाता है। जिकियन, बदतमीजी मत कर, ये मेरे प्रभु काऊ काऊ मिंगबे हैं। चियो काओ चाओ होंग को हल्के से हटाकर तेरे हाथ में चमकते ठंडे लोहे के भाले को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़कर तेरे कंधे पर हल्के से थपकी देता है। छोटे भाई, तुझमें हीरो वाली शान है। विद्रोहियों के खिलाफ इंपीरियल आदेश से लड़ने आया, मुझे क्यों चोट पहुंचाएगा? बात तो बड़ी उदारता की कहता है, पर आंखों में एक पल के लिए जो निराशा झलकती है वो तुझसे छिपती नहीं। तेरे दुबले पतले शरीर को देखकर साओ साओ दिल ही दिल में शायद अफसोस कर रहा होगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ दिखानी होगी, फिर बात होगी। चाओ साओ ने अभी अभी सेना खड़ी की है, उसके माथा गिनती के अच्छे लोग हैं। अगर तो पर्याप्त कॉम्बैट पावर दिखाए तो हाई पोजीशन आसानी से मिल जाएगी। ठीक तभी सिर के ऊपर से हंसों की एक जोड़ी उड़ती हुई गुजरती है। तुझे शुए रेंगुई की तीर से हंस मारने वाली कहानी याद आ जाती है। हाथ में बैव एरो नहीं है, पर इससे भरी भीड़ के सामने ही एक जबरदस्त हरकत करने में कोई रुकावट नहीं। सिर्फ गोश्त खाना बोरिंग है। बहुत दिन हो गए फ्लाइंग क्रीचर्स पकड़े हुए। बात खत्म होते होते 200 किलो का लोहे का भाला हथेली में हल्के से घूमता है, जैसे सुनहरी बिजली आसमान चीरती हुई निकलती है। ऊपर उड़ रहे लीडिंग हंस को बचने का मौका ही नहीं मिलता। भाला उसके शरीर को आर पार कर देता है, इतनी फोर्स से कि हंस का पूरा शरीर टुकड़ों में बिखरकर खून की बारिश की तरह गिरता है। थ्रोइंग एक्यूरेसी अभी भी कमी है और अभ्यास चाहिए। तू हल्की मुस्कान लिए बिल्कुल नॉर्मल से भाव में कहता है। ये सारा तमाशा सिर्फ काऊ को इम्प्रेस करने के लिए था, और असर साफ दिखता है। साउचाओ की आंखें फैल जाती हैं, वहीं जड़वत खड़ा रह जाता है। सटीक निशाना लगाकर उड़ते पक्षी को मार गिराना, ये ताकत तो पहले से इंसान की सीमा से बाहर है। कोई भी जंगली जानवर भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता। छोटी सी शांति के बाद पूरी सेना जोर से नारे लगाती है। आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। सेना में हमेशा से स्ट्रांग लोगों की इज्जत होती है। तेरे एक ही हाथ ने सबको इम्प्रेस कर। काओ काओ होश में आते ही आगे बढ़कर तुझे कसकर गले लगा लेता है। अगर मुझे तेरे जैसा बहादुर जनरल मिल जाए तो पूरी दुनिया की चिंता ही नहीं। मुझे जिक्सियन मिला, ऐसा लगता है जैसे हान गाओजू को हान शिन मिला हो। ये तो पूरी जनता की खुशकिस्मती है। थोड़ा हल्के हाथ सर, सांस नहीं आ रही। काउसोर से हंसते हुए पीछे हटता है। बड़ा एहसान मानूंगा छोटे भाई, अगर तू पूरी दुनिया के लोगों के लिए मेरे साथ इस विद्रोही को दंड देने में साथ दे। काउसो में भले ढेरों कमियां हों, पर नए मार्शल टैलेंट्स के प्रति हमेशा से जनरस और केयरिंग रहा है। तो सही बैलेंस बनाए रखते हुए पूरे रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता है, मैं प्रभु के लिए विद्रोही को दंड देने में साथ दूंगा। सेना आगे बढ़ती जाती है। रास्ते में जो नज़ारे दिखते हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। रास्ते के किनारे बिखरी सफ़ेद हड्डियां, भागते हुए शरणार्थियों की खाली आंखें, सिर्फ जीने की जिद बची है। कुछ जगह तो हद ये है कि बच्चे को 10-20 के दाम में बेचा जा रहा है। कई माता पिता, उम्र 14 साल। मार्शल स्पिरिट ली शुनशाओ के ट्रेस से फ्यूजन 100% कंप्लीट। दूसरी मार्शल स्पिरिट अनलॉक प्रोग्रेस 4%। कॉम्बैट 107, कमांड 89, स्ट्रैटेजी 62, पॉलिटिक्स 70। स्किल 1 झाऊ जनरल, हर 10 राउंड्स में कॉम्बैट प्लस 3 कैप 12। स्किल 2 ओजुन, सोलो चार्ज कॉम्बैट बूस्ट पॉइंट्स 0। जनरल ग्रेडिंग कॉम्बैट 7079 थर्ड टायर, 8089 सेकंड टायर, 9095 फर्स्ट ईयर, 96 प्लस सुपर फर्स्ट ईयर। डबल स्किल और कॉम्बैट 96 प्लस अनमैच्ड ब्रेव जनरल। पॉइंट रूल्स: थर्ड टीयर जनरल किल इक्वल्स 2 पॉइंट्स, सेकंड टीयर इक्वल्स 10, फर्स्ट ईयर इक्वल्स 100, सुपर फर्स्ट ईयर इक्वल्स 1000, अनमैच्ड गॉड जनरल इक्वल्स 10,000। इमरजेंसी डिफीट नहीं मारने पर पॉइंट्स कट सकते हैं। तो दिल ही दिल में सोचता है, चाहों की कॉम्बैट 84 है, अभी पीक पर भी नहीं पहुंचा। इससे अंदाजा लगाओ तो दुनिया का नंबर 1 कहलाने वाले लोगों की कॉम्बैट लिमिट शायद तेरे बराबर ही होगी। अभी तक कोई ओपोनेंट ना मिलने से थोड़ी अकेलापन जैसी फील होती है। कुछ ही समय बाद 400 की सेना स्वानजो पहुंच जाती है। 18 राज्यों के लॉर्ड्स की अलायंस ऑफिशियली कलेक्ट होती है। सारे लॉर्ड्स बैठकर बातचीत करते हैं। काफी टालमटोल के बाद युआन शाओ को अलायंस नेता चुना जाता है। तो खुद को साफ करके काले आर्मर पहनकर बड़ी भाला थामे चाओ चाओ के बगल में बॉडीगार्ड बनकर खड़ा है। बाकी लॉर्ड्स तुझे चाओ फैमिली का जूनियर समझते हैं जो ट्रेनिंग के लिए आया है।
उम्र छोटी होने और चाओ के तुझसे इतने करीब होने की वजह से किसी को शक नहीं होता कि तू कोई टॉप टियर ब्रेव जनरल हो सकता है। किसी एक इंसान से रोज रोज नहीं लड़ा जा सकता। काउको के होंठ हल्के फड़कते हैं। तुझे सांत्वना देने की जगह खुद ही तेरी बात से चुप हो जाता है। पहले लूबू के साथ काम कर चुका है, अच्छे से जानता है उसकी कॉम्बैट पावर कितनी डरावनी है। पर तेरी दुबली पतली शक्ल देखते हुए दिल में एक हल्की सी उम्मीद भी जागती है, शायद तू सच में लूबू को हरा दे। तभी एक मैसेंजर तेजी से बड़े टेंट में घुसकर घुटनों के बल गिरता है। अलायंस नेता, बाहर लियू बे ऑफ पिंगयुआन आया है, अलायंस ज्वाइन करना चाहता है। युआन शाओ कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेरी आंखें अचानक चमक उठती हैं। लियू बे जहां भी जाता है गुआन यू और झांग फे जरूर साथ होते हैं। अच्छा मौका है इन दो लेजेंडरी जंगल्स को देखने का। युआन शाओ के बोलने से पहले ही तो सीधे काओ से आगे निकलकर मैसेंजर को हुक्म देता है, उसे तंबू में लाओ। मैसेंजर तेरी तरफ एक नज़र डालकर, मेंगदे, अपने एंडरलिंग को इतनी छूट देना ठीक नहीं। खैर, उन्हें अंदर लाओ। कुछ ही देर बाद तीनों तंबू में दाखिल होते हैं। आगे वाला आदमी गोरा, हल्की सी दाढ़ी, हाथ घुटनों तक लंबे। बाएं तरफ एक लाल चेहरे वाला, घनी भौहें, फीनिक्स जैसी आंखें। दाईं तरफ एक काला चेहरे वाला गोल आंखें, स्वभाव से बहुत गुस्सैल। तो सिस्टम एक्टिवेट करके तीनों की डिटेल्स चेक करता है। नाम ल्यूबे, कॉम्बैट 62, कमांड 80, स्ट्रैटेजी 73, पॉलिटिक्स 96, स्किल फेक क्राइम। रोते ही सामने वाले का गुडविल काफ़ी बढ़ जाता है। नाम गुआन यू, कॉम्बैट 97, कमांड 85, स्ट्रैटेजी 79, पॉलिटिक्स 63, स्किल ब्लेड सोल। पहले 3 स्ट्राइक्स में हर स्ट्राइक पर कॉम्बैट +5, 3 स्ट्राइक्स के बाद नॉर्मल हो जाता है। स्किल 2, ड्रैग ब्लेड, पावर जमा करके स्ट्राइक करने पर कॉम्बैट +10। ना अनक्लियर, सब नॉर्मल सिटीजन बनकर जी रहे हैं। सिर्फ लियूबे जानबूझकर अपनी रॉयल एंसेस्ट्री हान इंपीरियल फैमिली की पहचान बताता है, जिससे लोगों में उसके प्रति उलझन पैदा होती है। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? सुना कि अलायंस नेता ने पूरी दुनिया के हथियार जुटाकर विद्रोहियों को दंड देने का ऐलान किया है, इसलिए विशेष रूप से इसमें शामिल होने आया हूँ। आपके पास कितनी सेना है? मेरे साथ 3 लोग, 3 घोड़े हैं। पूरे टेंट में लॉर्ड जोर से हंस पड़ते हैं। हर एक लॉर्ड के पास कम से कम 10,000 सैनिक हैं, और ये सिर्फ 3 लोग 3 घोड़ों के साथ अलायंस ज्वाइन करने आया है। लियूबे सीधा खड़ा होकर कहता है, विद्रोहियों का सामना करने में लॉयल्टी और राइचियसनेस जरूरी है, सेना की गिनती नहीं। बात सुनने में तो ऊंची लगती है, पर असल में इसका मकसद अलायंस में जुड़कर नाम कमाना है। तुझे लियूबे की सोच में कोई इंटरेस्ट नहीं। तेरी नज़र गुआनी और झांगफे दोनों पर टिकी हुई है, बस मौका ढूंढ रहा है कि उनसे भिड़ सके। मेरे बड़े भाई की बातों में तू पीले बालों वाले लड़के को टपकाने की क्या जरूरत? चुपचाप पीछे हट, वरना बुरा होगा। लियू बेई पहले तो झांग फेंक को रोकना चाहता था, पर सोचकर मन बदल देता है। फिलहाल कोई प्रॉपर बेस नहीं है, यही मौका है झांग फे की बहादुरी से लॉर्ड्स को इंप्रेस करने का, इसलिए अपने रोकने वाले शब्द निकल जाता है। साओकाओ भी बीच में नहीं पड़ता। एक तो उसे यकीन है तू हारेगा नहीं, दूसरा तेरे जरिए गुआन यू झांग फे की असली कॉम्बैट पावर भी परखी जा सकती है। बड़े कैंप के अंदर गन पाउडर जैसी टेंशन फैल जाती है। तेरे बड़े भाई की बात पहले ही गलत थी, फिर किसी को सही करने का हक नहीं। क्यों ना इस पर शर्त लगाई जाए? तू हारा तो लियूबे को मेरे लॉर्ड के सामने माफी मांगते हुए झुककर सिर टेकना होगा, और अगर मैं हारा तो मेरे बड़े भाई को आर्मी नेता नामित कर दो। हिम्मत है तुझे? अपनी कोई कमी की परवाह नहीं। तुरंत हामी भरते हुए एक बार बोल दिया। टेंट के अंदर जगह कम है, बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में फैसला होगा। साउचाओ युआन शॉ की तरफ देखकर चेहरे पर मौक अपोलोजाइज करते हुए, प्रभु नाराज ना हो, जेसियान अभी छोटा है, शिष्टाचार नहीं जानता, अपनी सीमाएं नहीं पहचानता। इस लड़के से गलती हो तो सजा देने की जरूरत नहीं। टेंट के बाहर एक खुली जगह ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में तैयार की जाती है। दोनों घोड़ पर बैठकर आमने सामने हो जाते हैं। आसपास खड़े सैनिक फुसफुसाते हुए तेरी दुबली पतली काया देखकर सोचते हैं तू जरूर हारेगा। बाकी लॉर्ड्स बाहरी घेरे में खड़े देखते रहते हैं। युआन शू मन ही मन युआन शाओ के परेशान होने का इंतजार कर रहा होता है, तो उसे धीरे से पूछता है, मेंगदे, तेरे जूनियर का बचना मुश्किल तो नहीं होगा? कहीं चोट ना लगे? आराम से रहो, जिकियन बहुत बहादुर है। सिर्फ लू झांगफे को रिएक्ट करने का मौका ही मिलता, भाला तेजी से जाकर टकराता है। धातु की तीखी आवाज फूट पड़ती है। जबरदस्त फोर्स से वो आदमी सहित घोड़ा दूर उड़कर स्टोन पिलर से जा टकराता है। झांगफे खून थूकते हुए जमीन से उठता है। दोनों हाथों की टाइगर माउथ हथेली की मांसपेशी फट चुकी है। उसका स्पेयर खुद ही मुड़ गया है। ट्रेनिंग ग्राउंड में मौत जैसी शांति छा जाती है। सिर्फ झांगफे की खांसी और सबके थूक निकलने की आवाज सुनाई देती है। बड़ी फोर्स है। झांगफे जबरदस्ती अपना मुड़ा हुआ स्पीयर सीधा करके पलट कर देखता है। गुस्से से मुंह में झाग आ जाता है। गुस्से में हार मान चुका है। दूसरे भाई, तेरा घोड़ा उधार दो, मैं इससे लड़ूंगा, 300 राउंड्स तक लड़ूंगा। गुआन्यू की फीनिक्स आंखों में हल्की सी मुस्कान आती है। अभी तक जो देखा उसे पूरी तरह पहचान लिया है। स्पारिंग में तूने झांग फे को कोई मौका ही नहीं दिया। साफ लग रहा था तू उसे गंभीर रूप से घायल करना चाहता था। तीसरे भाई, बड़े भाई का घोड़ा मैं तुझे पोजीशन हासिल कराने के लिए दूंगा। लियू बे आगे बढ़कर रोकते हुए, तीसरे भाई, फिर से लड़ने की जरूरत नहीं, ये मेरी ही गलत बात थी, मैं जाकर माफी मांग लेता हूँ।
इस वक्त लियू बे को डर है कि झांग फे को कोई और नुकसान ना हो। तेजी से रोकते हुए कहता है, बड़े भाई तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम हान रॉयल फैमिली से हो, किसी के सामने घुटने कैसे टेक सकते हो? झांग वू तो हल्के से हंसकर कहता है, सच में ईस्टर्न हान के आखिर के सबसे टॉप टियर ब्रेव जनरल्स में से एक है। इतनी गंभीर चोट के बावजूद फिर से लड़ने को तैयार। पर स्ट्रेंथ में तो आयरन ब्रेकर तू से वो भी शर्मिंदा है। एक और राउंड, सब तेरी बॉडी की झाव वो डांस वाली टैलेंट से बहुत पीछे है। झाव वो डांस हर 10 राउंड्स में कॉम्बैट प्लस 3.5, कैप 12 पॉइंट्स यानी सिर्फ 40 राउंड्स में पीक हासिल हो जाती है, जबकि नॉर्मल हान एरा वॉरियर को 20 राउंड्स में सिर्फ 2.5 कॉम्बैट मिलता है, कैप 10 पॉइंट्स। पूरे 100 राउंड्स चाहिए पीक तक पहुंचने के लिए। दोनों की मूल स्ट्रेंथ का गैप भी जमीन आसमान का है। इस बार झांग फे पूरी जान लगा देता है। स्नेक हलबर्ट उसका वेपन को इतनी टाइटली घुमाता है कि हवा में कोई गैप ना बचे। मूव्स एकदम इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। पूरा व्यक्ति जैसे कोई और बन गया हो, जैसे बाघ या ड्रैगन। हर स्ट्राइक बिजली जैसी तेज। तेरे सीने में गर्म खून उबल पड़ता है। ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले तूने कभी नहीं सोचा था कि फेमस झांग सान्ये झांग फे से इतनी शानदार लड़ाई हो सकेगी। हाथ से हल्के से अपने घोड़े जुई की गर्दन सहलाता है। घोड़ा हिननाते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। दोनों तरफ से भाला और स्पीयर टकराते हैं। झांग फे हालांकि थोड़ा बेढंगा दिख रहा है, पर सच में वो अकेले 1000 सैनिकों को हरा सकने वाला ब्रेव जनरल है। बस उसका ओपोनेंट तू ही बहुत ज्यादा डरावना है। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल बचता है, ये सामने वाला एक 4 साल का लड़का सच में नॉर्मल इंसान है भी या नहीं। दोनों 40 से ज्यादा राउंड्स तक भिड़ते रहते हैं। झांग फेई और उसका घोड़ा दोनों थक चुके हैं, पर तू बढ़ता ही जाता है। दम बिल्कुल नहीं टूटता। झाओ वो फुल एक्टिवेट होने पर कॉम्बैट 118 तक पहुंच जाता है। आयरन स्पीयर तुरंत ऊपर उठकर स्नेक हाल्बर्ट को उछाल देता है। झांग फेई हार जाता है। तू भाला रोककर घोड़ा रोकता है। वहीं रुकने का इरादा था कि पीछे से नियर बाय तैयार बैठे गुआनी पर नजर पड़ती है। दिल में तुरंत जोश जाग उठता है। अभी अभी वाली सारी लड़ाई का मजा अभी टूटा नहीं है। बिना ठीक से जाने वो सीधे स्पीयर लेकर झांग। पहला वार खाली जाता है। गुआनियो कौशल से बचकर तुरंत दूसरे वार में आगे बढ़ता है। कॉन्टिन्यूस फाइटिंग में गुआनियो झांग फे से थोड़ा पीछे है, पर बर्स्ट पावर में वो टॉप टियर है। भारी ब्लेड तेरे स्पीयर से टकराकर सिर तक झंझना देती है। तेरे स्पीयर को वापस लाने से पहले ही तीसरा वार सीधे आ पहुंचता है। ब्लेड सोल के साथ गुआनियो की कॉम्बैट 119 तक पहुंच जाती है। बिजली जैसी पावर वाली इस स्ट्राइक को तेरा इंस्टिंक्ट बता देता है कि ये टालनी नहीं चाहिए। भले ही तो खुद झेल सकता हो, पर तेरा घोड़ा शायद इम्पैक्ट ना झेल पाए। टॉप टियर जनरल वर्सेस जनरल की लड़ाई सिर्फ अपने स्किल्स से ही नहीं जीती जाती, नीचे वाला घोड़ा भी उतना ही जरूरी है। हालांकि जुइंग सुपर फर्स्ट टियर गुड हॉर्स है, पर लुबू के शरीर फिर भी सीधा खड़ा रहता है। पर गुआनियो का घोड़ा इम्पैक्ट झेल नहीं पाता। अचानक पलटकर उसे जमीन पर पटक देता है। दूर खड़े काओ रेन काओ काओ के पीछे चुपचाप थूक निकलता है। पहले साथ काम करते हुए उसे बस इतना पता था कि उसके प्रभु के पास एक 14 साल का ब्रेव जनरल है। आमतौर पर बस याद है कि तेरा खाना बहुत ज्यादा है, व्यवहार में इम्पल्सिव है। कई बार डांट भी खाई। भाई कल मैंने जिक्शियन को डांटा था, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? जिक्शिया ज्यादा मत सोचो, तू उसका भाई जैसा है, क्या करते हो? जिक्शियन दिल में नहीं रखेगा। साओसाओ बस मुंह से सांत्वना देता है, पर दिल में कुछ और ही सोच रहा है। तू उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है, साथ ही खाता सोता है। कल रात नींद में भी बड़बड़ाते हुए कह रहा था काओरेन को पीटने की बात। ये बात काओरेन को पता चले तो बिल्कुल नहीं। गुआन झांग दोनों पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं। 120 से ज्यादा राउंड्स के बाद तो पूरी तरह पीक कॉम्बैट पर पहुंचकर एक ही वार में जांग फे को घोड़े से गिरा देता है। साथ ही आयरन स्पीयर घुमाकर गुआनियो के सिर की तरफ भी वार करता है। गुआनियो अपनी भारी ब्लेड से रोकने की कोशिश करता है। घोड़े का अगला पैर कमजोर पड़कर वो घुटनों के बल गिर जाता है। लियू भी रोते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में भागकर घुसता है। उसकी अपनी सवारी पहले ही जांगफे को दे दी थी, इसलिए तीनों भाइयों की जोड़ी वाली सीन इस बार नहीं बन पाई। चाहे मौका मिलता भी तो वो आगे कभी नहीं आता। कभी तीन भाइयों ने मिलकर लोबू से लड़ाई की थी, गुआन झांग दोनों ने उसे रोका था। लियू बै को बस आगे बढ़कर नाम कमा था, पर अब उसके दोनों भाई पूरी तरह हार चुके हैं। आगे बढ़ना पक्का तेरे एक ही वार में उड़ जाने जैसा होगा। ये तेरी रोकने के लिए युआन शाओ भी है, जिसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया है। वो पहले से ही लो बैकग्राउंड लियू बे को, जो खुद को हान रॉयल फैमिली बताता है, पसंद नहीं करता। दोनों के बीच सीधी दुश्मनी नहीं थी। लियू बे हमेशा से उसका सम्मान करता आया है, पर तू काओजाओ के माथा तो एक साधारण लड़का, उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाता। ऊपर से नेता की पोजीशन को शर्त में लगा दा। ये सीधे उसकी बेइज्जती है। दो अनमैच्ड ब्रेव जनरल्स को हराकर तू 10,000 पॉइंट्स कमाता है। स्पीयर वापस लेकर लौटते वक्त जानबूझकर युआन शाओ की तरफ तान मारकर मुस्कुराता है। ये पर्वत से बाहर निकलने के बाद तेरा पहला अनमैच्ड ब्रेव जनरल वर्सेस अनमैच्ड ब्रेव जनरल एनकाउंटर था। इस लड़ाई से तुझे अपनी दो कमियां भी साफ पता चली। जूइंग भले 1000 माइल गुड हॉर्स है, पर तेरी तेजी से बढ़ती पावर के साथ नहीं चल पा रहा, और 3 साल से साथ रही आयरन स्पीयर भी धीरे धीरे। सिस्टम का शॉप खोलते ही दिल में तुरंत खुशी होती है। मनपसंद हेजेमोन स्पीयर और गुड हॉर्स चीजी दोनों की कीमत 10-10 हजार पॉइंट्स है।
आर्मर फिलहाल जरूरी नहीं, अभी कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिस्टम का हीलिंग आइटम सिर्फ 100 पॉइंट्स का है, रिवाइव आइटम सिर्फ 1000 पॉइंट्स का। फिलहाल महंगा इक्विपमेंट खरीदने की जल्दी नहीं, थोड़ा सोचकर तू फैसला करता है। ये आयरन स्पीयर इस दुनिया में मिला पहला कीमती गिफ्ट था, इसे याद के तौर पर रखना है, अभी बदलना नहीं। सिस्टम से 10,000 पॉइंट्स देकर चीजी रेड हेयर हॉर्स एक्सचेंज करता है। नोटिफिकेशन साउंड आती है, चीजी यहाँ डिलीवर किया जा रहा है। इस जगह से पश्चिम में सुनी हुई बातों के मुताबिक चीजी 9 प्रांतों में सबसे तेज घोड़ा है। कहा जाता है यह हेवंस डिवाइन स्टीड है, एक दिन में 1000 मील दौड़ सकता है। दूर जाते ही युआन शाओ व्यंग्य भरे स्वर में बोलता है, मैंगदे, अपने जूनियर जनरल को बहुत ज्यादा छूट देते हो, कैंप के अंदर भी मनमानी करने देते हो। कहीं बेंचू युआन शाओ मन में जलन तो नहीं रखता? काओ चाओ जोर से हंसता है। एक बात बता दूं तुझे, जिकियन ने चिनलियू सिटी के बाहर रास्ता रोका था। तू मुझसे पहले ही यहाँ अलायंस पॉइंट पर पहुंचा था, फिर उससे क्यों नहीं मिला? ये बात साफ तौर पर संकेत देती है कि तू खुद युआन शाओ से मिला ही नहीं चाहता था, उसे रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर सच में तब मिलता तो युआन शाओ के फेस कॉन्शियस स्वभाव को देखते हुए अगर कोई रास्ता रोके तो वो जरूर बड़ी सेना भेजता। तेरी बहादुरी कितनी भी हो, हजारों सैनिकों को नहीं रोक सकती। युआन शाओ गुस्सा दबाकर भी लियू बे को 18वीं पोजीशन दे देता है। तेरे एक ही फाइट में चाओ साओ को खासा इंप्रेस कर दिया। उसे कोई ऐतराज नहीं कि ओपोनेंट लियू बे इस डोंग जुआ में कुछ क्रेडिट ले जाए, बाकी सब पहले जैसे चलता रहता है। युआन शू अभी भी ग्रेन सप्लाई संभालता है। सन जियान इच्छानुसार वैनगार्ड बन जाता है। उसी रात सीधे सिशुई पास की तरफ कूच कर देता है। रात होते ही क्याओ होंग कैंप पेट्रोल करते हुए दूर से देखता है कि तू एक शानदार लाल घोड़ा लेकर वापस आ रहा है। घोड़ा एक झलक नहीं पूरी तरह लाल रंग का, बिना किसी दूसरे रंग का दिखता है। बड़े बड़े आयरन हूफ जमीन पर बादल की गड़गड़ाहट जैसी आवाज करते हैं। जिसियन, अभी अभी बाहर से कहाँ से ये शानदार घोड़ा मिला? ये चीजी है, अभी घूमते हुए मुझे मिल गया, जिद्द से मेरे पीछे आने लगा तो ले आया। काओ होंग अंदर ही अंदर हैरान। चीजी 9 प्रांतों के टॉप टायर हॉर्सेस में से एक है। तुझे सिस्टम के सोर्स की जानकारी नहीं, पर शॉप की पावर देखकर इतना कंफर्म कर सकता है ये चीज जरूर कोई एंशिएंट टाइम फेमस हॉर्स ही है। घोड़े की बात छोड़ो, सेना कब कूच करेगी? मैं पहले से बेसब्र हूँ। सेना यहीं रुककर आराम कर रही है। सन जियान पहले ही वैनगार्ड लेकर सिशुई पास निकल चुका है। तू थोड़ा हिचकिचाकर पूछता है, अपनी जान की परवाह किए बिना डोंगजू के खिलाफ ये सेना खड़ी करना असल में सिर्फ राइचियसनेस के बहाने पर्सनल फायदे कमाने के लिए है। यहाँ तक कि खुद को हान रॉयल फैमिली बताने वाला लियू बे भी सिर्फ सिंबॉलिक रूप से एक बार सेना बढ़ाने की सलाह देकर पीछे हट जाता है। आराम से लॉर्ड जैसी सुविधाएं उठाने मिल जाता है, खाना पीना मौज मस्ती शराब। इसी दिन सेना 10 मील आगे बढ़ती है। युआन शाओ फिर से कैंप बनाकर रेस्ट करने का आदेश देता है। इसी वक्त फीस्ट आधे तक पहुंचती है कि पूरे शरीर पर खून के दाग लिए सन जियान धड़धड़ाते हुए अंदर घुसता है। तलवार सीधा युआनशु की तरफ खींचता है। सब चौंक जाते हैं। वो और कोई नहीं, वैनगार्ड जियांगडोंग का टाइगर खुद है। युआनशु डर के मारे इधर उधर भागता है। कैंप के अंदर हलचल मच जाती है। युआन शाओ बीच में पड़कर पूछताछ करता है, तब पता चलता है युआन शो ने वैनगार्ड के लिए ग्रेन रोक ली थी, जिससे सन जियान की सेना हार गई। अगर सन जियान सही से शिशुई पास ले लेता तो पूरा क्रेडिट उसे ही मिलता, वापस पूरी तरह जियांगडोंग की तरफ जाता, बाकी सारे लॉर्ड्स सिर्फ बैकग्राउंड बनकर रह जाते। वैनगार्ड होने के नाते उसे खुद ही खुली छिपी दुश्मनी से बचना चाहिए था। अगर ऐसी लापरवाही की तो किसी और की चाल का दोष नहीं दिया जा सकता। एक स्काउट घोड़े पर सवार होकर हड़बड़ाहट में कैंप में घुसकर घुटनों के बल गिरता है। नेता को रिपोर्ट, डोंगझो की तरफ का वैनगार्ड हुआशुंग वेस्ट लियांग की सेना लेकर पास के सामने ही चैलेंज कर रहा है, कह रहा है काउचा को दंड देगा। सन जियान ठंडी हंसी देकर पीछे मुड़कर कैंप से बाहर निकल जाता है। दिल में पुरानी नाराजगी अभी तक नहीं गई, अब अलायंस की मदद करने का मन नहीं। युआन शाओ चेहरे पर गंभीरता लिए, वेनपी पहले ही हार चुका है, अलायंस का मोराल गिर चुका है, इस बार जनरल जरूर मारना जरूरी है। मैं युद्ध की मांग करता हूँ, मैं बोहे में जाकर हुआ शुंग का सिर लाऊंगा। युआन शाओ छोटे शहर में ही फ्रेंड कहलाने लायक है, पर सिशुई पास रक्षा करने वाले हुआ शोंग के सामने 10 राउंड्स भी नहीं टिकता, तो ये कहना भाग्यशाली है। कैंप के बाहर बैटल ड्रम्स रुक जाते हैं। स्काउट घबराकर वापस दौड़ता है। यूशे हुआ शोंग से 3 राउंड से भी कम में मारा गया। युआन शाओ का चेहरा फीका पड़ जाता है, लॉर्ड्स पर नजर दौड़ाता है। हुआ शियोंग बहुत ताकतवर है, अब कौन आगे जाकर लड़ने की हिम्मत रखता है? हानफू आगे आता है। मेरे पास सिर्फ पैन फेंग है, बड़ी एक्स संभालता है, ताकत में किसी से कम नहीं, जरूर हुआ शियोंग को मार गिराएगा। इस बात से एकदम उत्साहित होकर बाद में फोरम्स में कहा जाने लगा, पैन फेंग जो लुबू का मुकाबला कर सके, आज उसे खुद देखने का मौका है। असल में जीझो युआन फैमिली की जड़ थी, अब उसका गवर्नर हानफू है। युआन शाओ दिल ही दिल में हानफू से जल भुनता। कॉम्बैट 81, स्ट्रैटेजी 44, पॉलिटिक्स 27। तो सोचता है, हालांकि किंवदंतियों जितना खतरनाक नहीं, फिर भी फर्स्ट ईयर जनरल है, उम्र अभी छोटी है, आगे सुपर फर्स्ट ईयर बनने की संभावना भी हो सकती है। तू हुआ श्योंग से लड़ने की हिम्मत रखता है? पेन फेंग एक्स को जमीन पर जोर से पटकता है, धूल उड़ जाती है। क्यों नहीं,
हुआ शुंग को मारना तो कुत्ता काटने जैसा आसान है। अगर फ्रंट में मार दिया तो जीत का इनाम 100 सोने का ताल और 50 घोड़े मिले। जनरल आदेश स्वीकार। युआन शाओ हाथ उठाकर श्राप लाने का आदेश देता है पैन फेंग को विदा करने के लिए। तू आंख नचाकर आलसी से भाव में स्ट्रेच करके नींद से जागने जैसा दिखा करता है। अभी अभी तू चुपचाप सिस्टम पैनल चेक कर रहा था। काओ चाओ तुझे आंखें बंद करके आराम करता देख उस पर कोट तक डाल देता है। छोटा सा हुआ श्योंग, मैं आगे जाकर उसका काम खत्म करता हूँ। बात खत्म होते ही पैन फेंग के चेहरे का रंग बदल जाता है। साथ ही लियू बै के तीनों भाई भी भौहें सिकोड़ लेते हैं। पहला वार करके जनरल मारना बड़ी क्रेडिट है, अगर वो तुझसे छिन जाए तो उन्हें फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। हमेशा से तुझसे नाराज रहने वाला युआन शाओ खुशी से चेहरा खिला लेता है। जनरल झांग युद्ध चाहते हैं, बहुत बढ़िया। इस उपकार का बदला भविष्य में जरूर चुकाऊंगा। तुझे पता है, बार बार युआन शाओ का फेस गिराकर उसने ऐसे अकोमोडेटिंग नहीं होना चाहिए। कप में शराब में जरूर कोई चालाकी होगी। तू बहुत नीच सोच वाला है। किसे पता शराब में क्या मिलाया है, पहले खुद पी ले फिर देंगे। बकवास मत कर। तू युआन शाओ की तरफ गहरी नजर डालकर बहस नहीं करता। स्पीयर लेकर टेंट से बाहर निकल जाता है। सब सोचते हैं तुम दोनों में पहले से। फिर सोच बदलकर 18 लॉर्ड्स का डोंगजुआ अलायंस वैसे भी सिर्फ स्वार्थ का खेल है। नेता की इमेज अगर बिगड़ी तो तुझे कोई फायदा नहीं, बल्कि अलायंस को भड़काने वाला नाम मिलेगा। बैटल ड्रम्स गूंजते हैं, कैंप के दरवाजे खुलते हैं। तो अकेला घोड़े पर सवार होकर वेस्ट लियांग सेना के सामने आता है। अलायंस के सैनिक तुझे लड़ने आते देख हौसला बुलंद कर लेते हैं। ड्रम्स की आवाज और तेज हो जाती है। हुआशोंग पूरी उलझन में अभी अभी तक सामने वाली सेना जिंदा मुर्दा सी लग रही थी। अचानक एक लड़के को देखकर इतनी उत्साहित कैसे हो गई। चीजी लाल घोड़े से उतरता, उसका शानदार होना लुबू के चीतू लाल भूरे से भी बढ़कर लगता है। तुरंत उसे छीनने का मन बना लेता है। नाम बता। मेरी ब्लेड के नीचे। कॉम्बैट 91, कमांड 80, स्ट्रैटेजी 64, पॉलिटिक्स 67। हुआशोंग को मारना सिर्फ कुछ पॉइंट्स देगा, चीजी की एक बाल भी नहीं मिलेगी। बेहतर है इसे बचाकर बाद में पर्सनल गार्ड बनाया जाए, जोसांग की तरह, गुआनियो की सेवा करने की तरह। हुआ श्युंग दूर से चिल्लाता है, छोटे लड़के, दूध की गंध अभी नहीं गई। अलायंस में कोई नहीं जो तुझे मौत भेजने भेजे। तुझे बचपन में देखते ही कमतर आंखें जाने की आदत हो चुकी है। बिना जवाब दिए सिर हिलाता है। ड्रम्स बजते ही तू हल्के से चीजी को आगे बढ़ाता है, दुश्मन की तरफ चार्ज करता है। हुआ श्युंग दूर से देखता है। तूने एनर्जी जमा करने की बजाय स्पीयर हेड हटा दिया है। सोचता है तू लड़ाई को मजाक समझ रहा है। ब्लेड लेकर सामने आता है। तेरी फोर्स बहुत ज्यादा है, फिर भी अनक्लियर कंटेंट। स्काउट तेजी से मेन टेंट में घुसकर रिपोर्ट करता है। नेता जनरल झांग ने 2 राउंड्स में ही हुआ शुंग को जिंदा पकड़ लिया। टेंट में सब एक साथ ठंडी सांस भरते हैं। हराना मारना जिंदा पकड़ना डिफिकल्टी क्रमशः बढ़ती जाती है। अगर 2 राउंड्स में सिर्फ हरा दिया होता तो सब समझ सकते थे, पर जिंदा पकड़ना पूरे तंबू को हिला देता है। सब लॉर्ड्स जानते हैं सिशुई पास की डिफेंस करने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। ऐसी बड़ी स्किल गैप साफ बताती है कि तेरे स्ट्रेंथ की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ गुआन्यू ठंडी हंसी देता है, चेहरे पर पूरी बेरुखी। उसे तेरी फाइटिंग स्किल से कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि दुश्मन जनरल को जिंदा पकड़ने वाले तरीके से प्रॉब्लम है। वेस्ट लियांग के विद्रोही ली जुए को सारे मार डालना चाहिए, जिंदा रखने की क्या जरूरत। काउचा उठकर हाथ मारते हुए पूछता है। हुआ पास के बाहर खून खराबा आसमान तक गूंज रहा है। बैटल ड्रम्स लगातार बजते जा रहे हैं। लॉर्ड सब वापस कैंप की दीवार पर चढ़ जाते हैं। सामने जो दृश्य दिखता है वो सबको हैरान कर देता है। तो अकेला हजारों वेस्ट लियांग कैवलरी के बीच घुसा हुआ है। ऐसे लड़ रहा है जैसे कोई खाली जगह हो। आयरन स्पीयर की मूवमेंट किसी नॉर्मल स्पीयर टेक्निक का पालन नहीं करती, सिर्फ फोर्स से स्किल तोड़ता है। हर स्ट्राइक में कई सैनिकों की जान लेता है, जैसे बैटलफील्ड का कोई डीमन हो। सब लॉर्ड्स आश्चर्य से भरे हुए हैं, कुछ के मन में जलन भी है। भले ही वेस्टलियान कैवलरी चारों तरफ से घेराबंदी कर रही हो, अकेला कितना भी बहादुर हो, हजारों कैवलरी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। आखिर यंग और रेकलेस हद नहीं समझता। मेंगदे, कंडोलेंसेस, तेरा छोटा जनरल अब खतरे में है। युआन शाओ मुंह से अफसोस जताता है, पर आंखों में सिरी से बाहर निकलकर जिकियम की मदद करते हैं। कावरेन का चेहरा नीला पड़ जाता है। भाई, हमारी सेना के पास कैवलरी नहीं है। बिना सोचे समझे सिटी से निकलकर वेस्ट लियांग कैवलरी से भिड़ना खुद को मौत में धकेलना है। ऊपर से जिक्यान पहले ही सेना के बीच घुस चुका है, उसके पास पहुंचना ही मुश्किल है। काओ काओ को पता है हालात बहुत खतरनाक हैं, पर तुझे खोने की सोच से भी दिल नहीं मानता। उसकी नज़र में तू ही पूरी दुनिया को शांत करने का सबसे तेज हथियार है, यहाँ हार नहीं सकता। जोश में आकर वो घोड़े का चाबुक काओ रेन के कंधे पर मारता है। हिम्मत हुई मेरा आदेश न मानने की? अगर तू नहीं जाएगा तो मैं खुद सेना लेकर जाऊंगा। प्रभु, गुस्सा शांत करो। मैं काओ होंग सिटी से निकलकर मदद करूंगा। काओ होंग ही वो था जिसने तुझे काउसो के पास लाने की सिफारिश की थी। अभी बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है। उसे पता है उसकी स्ट्रैटेजी कमजोर है, बस दिल में सच्ची लॉयल्टी है। प्रभु के लिए उसे खोना भी। प्रभु, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। काओ होंग सेना लेकर सिटी से बाहर निकलते हुए उसकी पीठ की तरफ देखता है। काओ चाओ के दिल में पूरा पछतावा है। उसे पता है ये मौका मौत के मुंह में जाने जैसा है। कियो होंग और कियो रेन दोनों उसके रिश्तेदार भाई हैं।
सेना खड़ी करने के दिन से ही उसके साथ हैं, हमेशा एक साधारण जनरल की तरह ही रहे, कभी सीमा नहीं लांघी। वो सैनिक के हाथ से एक्स छीनकर जोर से मारते हुए अपने दिल की परेशानी निकालता है। क्या सैनिक मेरे साथ जान देने को तैयार है? काओ होंग ब्लेड लेकर सिटी की तरफ पीछे मुड़कर एक नजर देखता है, बेझिझक सेना के साथ चार्ज कर देता है। कैवलरी उस दौर की सबसे ताकतवर मिलिट्री यूनिट थी। मोमेंटम और इम्पैक्ट अद्वितीय, बहुत कम समय में ही सीओ आर्मी को भारी नुकसान होता है। लड़ाई के बीच में तो काओरेन पूरी शिद्दत से खून से लथपथ लड़ रहा है। पिछली जिंदगी में कैंप की भावनाओं को नहीं समझता था, इस जिंदगी में समझ चुका है। बाटेल फील्ड में जो जूनियर पूरी तरह भरोसे लायक हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पोजन टैलेंट एक्टिवेट होने से कॉम्बैट अचानक 10 पॉइंट्स बढ़ जाता है, जैसे भेड़िया बाग बंधन से आजाद हो जाए। वेस्ट यंग कैवलरी उसके सामने कुछ भी नहीं टिक पाती। चीजी और तेज भाई खतरे में है। तेरे अंदर की एजेंसी से स्पीड फिर से बढ़ जाती है। साओ होंग की आंखें खून से लाल हो चुकी हैं। अकेला भीड़ में घुसकर बड़ी ब्लेड से घूमता है, आसपास की कैवलरी को मुश्किल से पीछे धकेलता है, पर लगातार लड़ते लड़ते ताकत कम होती जा रही है। उसकी सेना भी काट कट कर अलग थलग पड़ गई है, कोई मदद नहीं मिल रही। घोड़ा फिसलता है, वो भारी, बस उम्मीद है कि तू बचकर निकल पाए और साओचाओ की मदद से बड़ा काम पूरा करे। लंबी स्पीयर चाओ होंग को छेदने ही वाली होती है कि एक तेज चमक वेस्ट यान की तरफ से आती है, हमला करने वाले सैनिक की जान ले लेती है। खून चारों तरफ फैल जाता है। लाल सिलुएट देर से पहुंचता है तो स्पीयर से चियो होंग को घोड़े पर खींच लेता है, बाहर की तरफ भाग निकलता है। घोड़े पर 100 किलो का मजबूत आदमी बढ़ने के बावजूद चीजी की स्पीड जरा भी कम नहीं होती। जीसीएन जनरल, अकेले बैटलफील्ड में क्या सोच रहे हो? यहाँ कोई और तो देख नहीं रहा? एम्बेरस्ड होने की जरूरत नहीं, तुम भी अजीब लड़के हो। मुझे लगा था चीजें सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए है। अब देखो एक हान आदमी को ही ढो रहा है। मैं कोई शिकायत नहीं करता, मजाक मत करो। तो कंटिन्यूअस स्पीयर चलाते हुए कैवलरी के बीच एक गैप खोलता है, बाकी बची सीओ आर्मी को लेकर बाहर निकल जाता है। काओ चाओ तेजी से सिटी वॉल से नीचे उतरकर दोनों को कसकर गले लगा लेता है। खुशी के बाद चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। तूने अपनी मर्जी से युद्ध में घुसकर आदेश तोड़ा, खुद जाकर सुपरवाइजर से 20 बेंत की सजा ले। साओ होंग घबराकर एक घुटने के बल गिरकर विनती करता है, प्रभु, बिल्कुल नहीं। जल्द ही हुलाओ पास पर हमला करना है। जिक्सियन हमारी सेना का मुख्य जनरल है, सोमवार उसे दंडित करना अच्छा नहीं होगा। तो चाओ होंग के कंधे पर थपकी देता है, हल्के भाव में, कोई बात नहीं। चाओ आर्मी में जनरल्स बहुत है, तब तक शायद जनरल जिलियन मेरी जगह मुझे कैंप चलाने में मदद कर दें। काओ चाओ और चाओ होंग दोनों चौंक जाते हैं। साओ आर्मी अभी शुरुआती है, सिर्फ चाओ रेन और चाओ होंग ही टॉप जनरल्स हैं। दोनों मिलकर भी सजा न देने से नेता की गरिमा को नुकसान होगा। लियूबे आगे बढ़कर हाथ जोड़कर, मेंग दे, गुस्सा शांत करो। छोटे जनरल जांग अभी छोटा है, इम्पल्सिव है, आगे जरूर संभल जाएगा, इस बार माफ कर दें, कहते हुए तेरी तरफ नर्म नजरों से देखता है। तू हल्की सी हंसी दबाता है, पहले ही समझ चुका है लियू बे बड़ा पेशेंट और सोच समझ कर काम करने वाला है, नकली अच्छाई दिखाने में उस्ताद। तुझे यकीन है काओ चाओ सच में सजा नहीं देगा? वो हमेशा ब्रेव जनरल्स को पसंद करता आया है, लूबू तक को मारने ने हिचकिचाया, गुआन्यू को अपने रास्ते से जाने दिया। अब जब तुझ जैसा लूबू जैसा ब्रेव जनरल मिला है, चाहे कैंप जला भी दे तो भी सिर्फ हल्की डांट ही मिलेगी। लियूबे का ऐसे आगे आकर एहसान जताना उसका मकसद साफ जाहिर कर देता है। कासाओ का चेहरा सख्त और आवाज ठंडी हो जाती है। तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? खुद को 19वां लॉर्ड समझने लगा है क्या? झांग फे गुस्से से भर जाता है, स्वॉर्ड निकालकर तेरी तरफ इशारा करता है। लड़के, ठीक नहीं है। मेरे बड़े भाई ने अच्छे मन से तेरे लिए सिफारिश की और तू उल्टा बुरा भला कह रहा है। तू सिर्फ मेरे प्रभु से बात करने लायक भी नहीं। टेन में सब लॉर्ड्स चालाक है, तुरंत समझ जाते हैं तेरी चाल। लियू बे को नीचा दिखाकर काउसाओ को खुश करना, यह तरीका बहुत स्मूथ है। अभी अभी नाराज दिखने वाला काउसाओ के होंठ लगभग फट जाने की हद तक फैल जाते हैं। झांग फे गुस्से से आग बबूला। गुआन्यू भी चुपचाप कमर पर लंबी ब्लेड पकड़ लेता है। सब जानते हैं 100 ईयर में एक ऐसा टैलेंट तू मिलना मुश्किल है। तेरा ड्रेड सबके सामने साफ है। गुआन झांग दोनों गुस्से के बावजूद बिना सोचे समझे हाथ नहीं उठा सकते। तेरे और लियू बे के बीच। तू बेफिक्री से हाथ जोड़कर, माफी चाहूंगा, मेरी उम्र अभी छोटी है, बात करने का सलीका नहीं आता, बुरा मत मानना। यह हल्का सा जवाब सुनकर लियू बे, जो अभी अभी दांत भींचकर गुस्सा दबाए हुए था, सामने हिलती आयरन स्पीयर देखकर पूरा गुस्सा निकल जाता है। पूरी ताकत से स्लीव झटककर वापस अपनी जगह लौटता है। आधा भी शार्प जवाब नहीं दे पाता। प्रभु, वो हुआ शुंग जो मैंने पकड़ा है उसका क्या किया जाए? जल्दी से सोचो, बाद में उसे मेरे लिए स्पेयर उठाने वाला बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, थोड़ी देर बाद मैं खुद जाकर समझाऊंगा। दोनों साथ साथ चलते हुए दूर निकल जाते हैं। काओरेन भावहीन होकर घुटनों के बल गिरे काओ उनको पैर से हल्के से ठोकर मारते हुए कहता है, उठ, जमीन ठंडी है। प्रभु ने जिक्सियन को सजा नहीं दी, कुछ दिन सेना रेस्ट लेती है। काउसाओ घोड़े की तरफ इशारा करते हुए, सिर्फ तुझे कोई उत्साह नहीं आता? जिर्सियन जिर्सियन, तू अचानक होश में आता है क्या? फिर लड़ाई है? कासाओ हाथ उठाकर तेरे सिर के पीछे थपकी मारता है। दिल ही दिल में आयरन डजन बिकम स्टील वाली निराशा भरे भाव के साथ, अभी अभी जो कहा याद रखना। ध्यान से सुनो, हुलाओ पास इस दुनिया के सबसे मशहूर पासेस में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण है। काउसाओ कई दिनों से लगातार सेनाएं पास पर भेज भेज कर हमला करवा रहा है।
पर अंदर से कोई हरकत नहीं, यहाँ तक कि लोगों की परछाई भी नहीं दिखती। इसी वजह से तुझे कोई उत्साह नहीं होता। मैसेंजर हाँफते हुए युआन शाओ के बिग टेंट में घुसकर, नेता, पश्चिम 20 मील पर एक वेडिंग प्रोसेशन दिखी है। तू तुरंत चौंक जाता है। दूसरी मार्शल स्पिरिट सिर्फ आखिरी कदम पर अटकी है, अनलॉक होने ही वाली है। तू भी इस दुनिया के लोगों की असली पावर देखना चाहता है। एक जोश भरी, मिसी मत रो, खुशी के दिन आंसू शुभ नहीं होते। मेड धीरे से समझाती है। वॉर वाले हालात में इतनी दूर शादी होने पर कब पापा से दोबारा मिलना होगा पता नहीं। औरत की खूबसूरती नाजुक और असाधारण है। आंसू भरी आंखें उसे और भी मासूम बना रही हैं। बात खत्म होते होते सामने से एक जोरदार आवाज आती है। घोड़े चौंक जाते हैं। गाड़ी जोर से हिलती है। कौन है लूबू? फेंगशियान। तू आवाज लगाते ही थोड़ा पछताता है। सामने साफ शादी की प्रोसेशन है। सामने खड़ा लीडिंग नौकर आगे आकर डांटता है। किसकी हिम्मत? चीफ यूटिंग जेलर लोयांग जा रहा है। हमारी मिसी की शादी में बाधा मत डालो। तुझे थोड़ा अजीब लगता है? छोटा सा नौकर मिलिट्री जैसे मैटर्स में इतनी हिम्मत कैसे दिखा रहा है? ध्यान से देखता है। सफेद कपड़े पहने लोग फॉरबिडन वेपन्स कैरी कर रहे हैं। स्वॉर्ड और आर्मर रेड सिल्क के नीचे छिपे हुए हैं। थियोटिक एरा में इतना साजो सामान सिर्फ किसी बड़े फैमिली का हो सकता है। सामने वाला एटीट्यूड बदतमीज है। तू पीछे नहीं हटता। स्पीयर सीधे प्रोसेशन की तरफ लगाते हुए कहता है, शादी सच है या नहीं पता नहीं। अगर लूबू गाड़ी में छिपा हो तो सब उतरकर चेकिंग कराएं। इंसान बदल जाए तो अंदाज भी बदल जाता है। कियोटिक एरा में हथियार ही असली भरोसा है, चाहे कोई बड़े फैमिली का बच्चा ही क्यों ना हो। अपने बचाव करने वालों को मनमानी नहीं करने दे सकता। ये ही डोंगवेई फैमिली का प्रोसेशन है। बीच में रुकावट डालना मौत को न्योता देना है। खुशी के दिन ऐसा गुस्सा नहीं देखना चाहते। जल्दी हटो। क्या? तुम मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से 200 किलो का आयरन स्पीयर पड़ता है। कई नौकर स्वॉर्ड निकालकर तेरी तरफ हमला करते हैं। तू हल्के से घोड़ा दबाकर आगे बढ़ता है। गाड़ी के करीब जाकर लॉन्ग स्पीयर निकालकर लाश से खून पहुंचता है। 100 से ज्यादा नौकरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एलीट वेस्ट लियांग कैवलरी तक का सामना करना मुश्किल नहीं होता। ये गार्ड्स तो कुछ भी नहीं। हवा गाड़ी का कर्टन उठाती है। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत दिखती है। डर से चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका है। मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। आंखों में पूरी दहशत लिए तेरी तरफ देखती है। तेरे दिल में एक हल्की सी हलचल होती है। ही डोंगवेई फैमिली की असाधारण खूबसूरत औरत, क्या ये काई यान साइवेंजी है? टैलेंटेड लेडी जिसकी शादी अल्पायु वेई झुंगडाओ से होने वाली है। आगे उसकी जिंदगी में कितनी उथल पुथल होगी। अब वेई फैमिली से पहले से ही दुश्मनी बन चुकी है, तो क्यों उसे? चीजी को बस पैर उठाना काफी है इंसान और घोड़े दोनों को उड़ाने के लिए। तो पोजन टैलेंट एक्टिवेट करके स्पीयर को सिकल की तरह घुमाते हुए फसल काटने जैसा कर देता है। आधे घंटे से कम समय में सिर्फ लाल कर्टन वाली गाड़ी छोड़कर बाकी सब खून के तालाब में गिर जाते हैं। स्पीयर से खून साफ करके गाड़ी के पास जाकर कहता है, मिसी डरो मत, मैं काओ शाओवेई का अंडरलिंग हूँ। प्रभु के आदेश पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ। 20 मील दूर सेना अटैक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे काओसाओ को अचानक अजीब सा इनऑस्पिशियस फीलिंग होता है। साई यान और साओ चाओ पुराने परिचित हैं, अक्सर मिलते रहे हैं। जब वो साओ चाओ का नाम सुनती है, दिल की उलझन थोड़ी कम हो जाती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है। भाई, ये तो बहुत सस्ता सौदा है तुझे। भावविहीन होकर हाथ जोड़ता है। मेरे प्रभु को पता चला कि हिडोंग ने अभी वेई झोंगडाओ शादी नहीं किया। वो पहले से बीमारी से पीड़ित है, ज्यादा दिन नहीं जिएगा। मिसी अगर वहां शादी कर लें तो आगे विधवा बनकर अकेली ही रहेंगी। बेहतर है अभी सोच लें। मेंगदे भाई, ऐसे मेरा अपमान करेगा? साई यान का शरीर हल्का सा झुकता है। सिर गाड़ी के लकड़ी से टकने ही वाला होता है। तू फौरन आगे बढ़कर रोकता है। रुको, तुझे पहले से पता है हान फैमिली की औरतें स्ट्रांग विल्ड होती हैं। डर है वो इम्पल्स से फैसला ले ले। सोचकर उसके प्रोटेक्शन में खड़ी छोटी मेड की तरफ हाथ इशारा करता है। साई मिसी, इस मेड को मार दो ताकि सीक्रेसी बनी रहे। तुझमें हिम्मत नहीं। छोटी मेड पूरी तरह कांप उठती है, फिर भी अपनी मिस्सी की प्रोटेक्शन में पीछे नहीं हटती। बस उम्मीद है ये डेमोनिक लड़का उसकी मिस्सी को छोड़ दे। तो माफी वाली मुद्रा जानबूझकर बनाए रखते कहता है, अगर सही से रहो, चू चपड़ ना करो, तो मैं तुम दोनों मिस्टर सर्वेंट को सुरक्षित रखूंगा। पर तेरा जानबूझकर मुश्किल जताना साई यान के दिल को नरम कर देता है। अभी अभी की मजबूती गायब हो जाती है। पहली बार इतने खतरनाक मिलिट्री हालात का सामना कर रही थी। अभी तक की हिम्मत सिर्फ वो घबराकर आंखें फाड़े खड़ा है। हाथ में हैमर पकड़े दूर खड़ा शांत है। टेंट में 2 औरतें हैं। उनमें से एक तो बहुत अच्छे से पहचानता है। बड़े मशहूर से फैमिली की इकलौती बेटी, कैपिटल सिटी की सबसे बड़ी टैलेंटेड लेडी के यान। काओ काओ की खोपड़ी सुन्न हो जाती है। गुस्सा सीधे सिर तक चढ़ जाता है। मेंगदे भाई, आज तुझे मुझे पूरा जवाब देना होगा। इतनी जल्दी में एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत? तू तुरंत आगे आकर कहता है, क्या तूने ही नहीं कहा था कि वेई झोंगडाओ गंभीर बीमारी से पीड़ित है? अगर सेमिसी वहां शादी कर लेती तो पक्का विधवा जीवन जीना होता। तो मैंने ही उन्हें बचाकर ले आया, ठीक ना? काओचाओ तुरंत सब समझ जाता है। तूने गलती से वेडिंग प्रोसेशन को दुश्मन समझकर अटैक कर दिया, फिर कोई और रास्ता न देखकर सीधे चाइयान को उठा लिया। अब सारा दोष उसी पर मढ़ना चाहता है। ये ब्लैक कढ़ाई वो हरगिज नहीं लेगा। इतनी अच्छी लो बैकग्राउंड टैलेंट्स ना हो तो सिर्फ बिखरी सेना और बातचीत से पूरी दुनिया शांत नहीं की जा सकती। मेंगदे भाई,
अभी और क्या कहना है? तू बगल में चुपचाप हंसता है। साईयान का स्वभाव सिर्फ जान पहचान वालों से ही खुलता है। अभी अभी जो चेहरा पूरी तरह पीला था, अब जान पहचान वाले काउजाओ को देखते ही फिर से एटीट्यूड दिखाने लगती है। काओ काओ, तेरा बेशर्म चेहरा देखकर गुस्सा दबा नहीं पाता। मेंगदे भाई की अच्छी नीयत की मैं परवाह करता हूँ। दिल में सोचती है, शादी माता पिता के फैसले से होनी चाहिए। बिना कोई कहे मुझे पहले ही वही फैमिली को दिया गया है, तो मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी जिंदगी मौत मेरी नियति है। तू अभी लोगों को भेजकर मुझे ही डोंग वही फैमिली तक भेज दे। मैं बाहर सिर्फ ये कहूंगी कि रास्ते में बदमाशों ने लूट लिया था। ते लोगों ने सौभाग्य से मदद नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर लाया हूँ। वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं। जनरल, आखिर तेरी नीयत क्या है? साओ साओ को उलझने देखकर तू बात बदलता है। सायान, मैं तुझसे पूछता हूँ, पेरेंट्स के फैसले और एम्परर के शब्द में कौन बड़ा है? हेवन, अर्थ, रूलर, पेरेंट, टीचर, ऑब्वियसली एम्परर सबसे ऊपर है। अगर एम्परर का आदेश हो कि तुझे वही जोंगडाओ से शादी नहीं करनी। चाइयान मजाक जैसा हल्का हंसती है। साधारण औरत की शादी जैसी छोटी बात के लिए एम्परर को क्यों डिस्टर्ब करेंगे? एम्परर पहले ही तुझे मुझसे शादी के लिए अलॉट कर चुका है। काई यान गुस्से और हंसी दोनों में डूब जाती है। सामने वाला लड़का देखने में साफ सुथरा सा है, पर बर्ताव पूरी तरह बेशर्म। एम्परर ने कब मुझे तुझसे शादी दी? तू छाती ठोककर आराम से उठकर, 2 दिन में मैं डिक्री लेकर आता हूँ। आज एम्परर डोंग जुओ के काबू में है, पूरी तरह कठपुतली बन चुका है। अगर डोंग जुओ से एम्परर को छुड़ा लिया जाए तो डिक्री मिलना आसान होगा, भले तुरंत एम्परर को ना बचाया जा सके। डोंग जुओ को समझौते पर मजबूर करना भी मुश्किल नहीं। डिक्री कंटेंट आखिर डोंग जुओ ही लिखेगा। चैयान साफ हंसते हुए, पूरी बकवास कहाँ से सीखी? तुम लड़के सच में समझदार नहीं हो। वे जुमडाओ से शादी करके उस बीमार व्यक्ति को क्या फायदा मिलेगा? मैं तो साफ तुझे बचा रहा हूँ। काउजाओ बीच में समझाने वाला था, पर तेरी गंभीर नजर देखकर वापस चुप हो जाता है। उसकी कई पत्नियां रखेले हैं, इंसानी दिल पहचानने में उस्ताद। तेरा ऐसे व्यवहार करना साफ बताता है तू काई यान को पसंद करता है। सिर्फ उसकी रेपुटेशन की चिंता के चलते डिक्री के जरिए सही से शादी करना चाहता है। बेहतर होगा फिलहाल 2 दिन यहाँ रेस्ट ले लो। काउसो तय कर लेता है। साईयान के चेहरे का भाव बदलने का इंतजार किए बिना पलटकर कैंप से निकल जाता है। ये तेरे आने के बाद उसका ना जाने कितनी बार तुझे कॉम्प्रोमाइज कर देना है। अगर सच में तुझे भविष्य की बड़ी स्ट्रेंथ ना मानता हो तो अपने रूथलेस स्वभाव के हिसाब से तेरी इतनी मनमानी कब की सजा पा चुकी होती। कैंप में 2 और औरतों का होना कई परेशानियां लाता है। तू भाग्यशाली रहा, फिर से टेंट में नहीं लौटना पड़ा। हर रात तंबू के बाहर स्पीयर प्रैक्टिस करता रहता है। बाकी दिन तेज धूप के बीच सीओ आर्मी के सैनिक बिना रुके ट्रेनिंग करते हैं। तू छांव वाली जगह ढूंढकर शेड लगाकर ठंडी चाय और ड्राइड मीट के साथ आराम से बैठा है। हुलाओ पास की ज्योग्राफी स्ट्रेटेजिकली मुश्किल है। वेस्ट लियांग आर्मी दरवाजे बंद करके बाहर नहीं आती। फोर्स से हमला करना एक दिन का काम नहीं। तुझे कम ही ऐसी फुर्सत मिलती है। 2 फेयर स्किन्ड सैनिक हमेशा तेरे साथ रहते हैं। बाएं वाला साफ चाईयान है, जो पुरुष के भेस में है। दूसरा वो हमेशा साथ रहने वाली मेड है। साथ रहते रहते साईयान अपनी टैलेंटेड लेडी वाली सीमाएं छोड़ चुकी है। बचपन से घर में ही रही। बाहर की हर चीज उसके लिए नई और उत्साहजनक है। उम्र में करीब होने के कारण तू ही उसका इकलौता खेल साथी बन गया है। अरे, अब सच में और नहीं झेल पाऊंगी। उठाओ, अगर मेरी जगह ले लोगे तो आगे मैं अपने सैनिकों को कैसे कंट्रोल करूंगा? सीना कमांड करने वाले के लिए रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। साईयान आंखें घुमाते हुए, मिलिट्री बुक में लिखा है, सैनिकों को जान देने के लिए तैयार करना है तो सब एक साथ चाहत रखनी चाहिए। देखो, तेरे माथात सैनिक तेज धूप में ट्रेन कर रहे हैं। तू खुद शेड के नीचे आराम कर रहा है। आगे बैटलफील्ड में कौन तेरे लिए जान देगा? तू हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तूने मिलिट्री बुक्स भी पढ़ी हैं? तेरी समझ में प्राचीन समय की औरतें ज्यादातर फेमिनिन वर्क करती हैं। कविता लिखना ही तुझे टॉप टैलेंटेड लेडी समझने लायक लगता है। मिलिट्री बुक्स पढ़ना रेयर है। पापा के स्टडी रूम की किताबें मैंने ज्यादातर पढ़ी हैं। साई यान तेरे लिए फनी फेस बनाकर वहां से उठाती है, खुद बैठ जाती है। जनरल जहान, सिर्फ बात करते वक्त भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, पर अब खुद ब खुद इंस्टिंक्टिवली तेरे करीब रहने लगी है। दिल के अंदर कहीं थोड़ी हलचल है। चैयान खुद को याद दिलाती है वो सिर्फ उसे कंपेनियन समझती है, सामान्य दोस्ती की तरह। ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तुझे उसके मन के ख्याल नहीं पता, बस सब एक साथ चाहत रखना वाली बात पर सोचता है। उठकर वेपन रैक से स्पीयर उठाकर ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच जाता है। सामने वाला सैनिक रफ लेदर आर्मर पहने, मस्कुलर बॉडी, चेहरे पर धुंधली दाढ़ी है। बाकी सब आराम से देख रहे हैं। सिर्फ ये अकेला अपनी ब्लेड से प्रैक्टिस कर रहा है। हुआशुंग रुकते हुए, ये ट्रेनिंग है या दिखावा कर रहा है? हुआशुंग ठंडी हंसी देकर एक तरफ हट जाता है। तेरे पकड़ में आने के बाद कई लोग उससे मिलने आए, पर तूने उसे बुरी तरह अपमानित किया है। शुरुआत में तो उसे खाना खिलाता, फिर रोज सैनिकों को उसे पीटने भेजता, ट्रेनिंग कहकर। जब वो सुसाइड करने की कोशिश करता तो तू उसे बांधकर रोज आधा पेट खाना देकर बस जिंदा रखता। 7 दिनों बाद तूने उसे संदेश भिजवाया, अगर वो सिर्फ 100 दिन चाओ आर्मी को ट्रेन कर दे तो उसे छोड़कर डोंग जुओ के पास वापस भेज दिया जाएगा। इतना अपमान झेलने के बाद बाध्य होकर उसे मानना पड़ा। अब तुझे देखकर स्वाभाविक रूप से कोई खुशी नहीं दिखती। सीओ आर्मी में लोगों की कमी है। लंबे स्पीयर जोड़े गए हैं, तकनीक ब्लेड से बिल्कुल अलग है। तो मार्शल आर्ट्स गुरु नहीं है,
पर स्पीयर की बेसिक टेक्निक्स अच्छे से जानता है। सोचता है खुद डेमॉन्स्ट्रेट कर दे। आज छोटे लड़के स्पीयर लेकर मुझ पर वार कर, थोड़ी फोर्स दिखा। इतनी नरमाई किसी। उस दिन हारकर पकड़े जाने पर वो हमेशा मानता रहा है कि तूने घोड़े के एडवांटेज का फायदा उठाकर सरप्राइज अटैक किया था। अभी अच्छा मौका है बदला लेने का। मैं हुआ सिर्फ बैटलफील्ड में लड़ाई जानता हूँ, स्पारिंग नहीं जानता। सोच ले क्या नतीजा होगा। तू हल्की मुस्कान लिए हाथ उठाकर लॉन्ग स्पीयर हिलाता है। सैनिक खुद पीछे हटकर ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों तरफ घेरा बनाते हैं। कैंप में सब पहले ही देख चुके हैं तुझे वेस्ट लियांग वर्मी भसते हुए। किसी को शक नहीं कि तू हार सकता है। अगर तू हार गया तो 100 दिन ट्रेनिंग के साथ साथ और 100 दिन जोड़े जाएंगे। मुझे यकीन है मैं नहीं हारूंगा। तू पहले सोच ले कि आफ्टर डेथ अरेंजमेंट्स किसे सौंपेगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। तू अगर एक ब्लो में मेरा एक बाल भी काट पाया तो मैं तुझे तुरंत छोड़ दूंगा। एक बार बोल दिया हुआ शुंग जोर से चिल्लाकर दोनों हाथों से ब्लेड सिर के ऊपर उठाकर सीधा काटता है। कुर्सी पर बैठी काई यान घबराकर दोनों हाथों से आंखें ढक लेती है। उसने सिर्फ पापा से लड़ाई की बातें सुनी है। असल फाइटिंग सीन का सामना पहली बार करने पर दिल तक हिल जाता है। तेरे चोट लगने या जान जाने का डर होता है। मिसी, जल्दी देखो, जनरल झांग बहुत कमाल है। मेड नीचे खड़े होकर ताली बजाकर तारीफ करती है। आंखें मुस्कान से मून जैसी झुक जाती हैं। मेड की आवाज सुनकर सियान उंगलियों के बीच से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चोरी छिपे देखती है। तो एक हाथ से स्पीयर पकड़े, स्पीयर हेड प्रिसाइज रूप से ब्लेड के बिल्कुल बीच में टिका देता है। 1 इंच का भी अंतर होता तो ब्लेड उसे काट देती। भारी फोर्स ब्लेड हैंडल से हुआ शुंग के हाथ तक पहुंचती है। हाथ सुन्न पड़ जाता है। ब्लेड हवा में फिक्स्ड सी रुक जाती है। सब लोग मेरे जैसा स्टाइल मत अपनाना। मेरी पर्सनल मार्शल आर्ट्स काफ़ी अच्छी है, इसीलिए इतनी बड़ी बात दिखा पाता हूँ। नॉर्मल ओपोनेंट से लड़ते वक्त बस पहला अटैक झेलना काफ़ी है। जब उसकी शुरुआती फोर्स खत्म हो जाए, कमजोरी उभरे, तभी ओपनिंग ढूंढकर एक ही वार में जीत हासिल की जाती है। तू पैर से हल्का सा किक करके स्पीयर बॉडी को स्पीयर हेड में डालकर अचानक फोर्स लगाता है। 200 किलो का आयरन स्पीयर हवा में उछलता है। जो से हुआ श्योंग के अंदर आकर गिरता है। हुआ श्योंग रिएक्ट ही नहीं कर पाता। दूर उड़कर जमीन पर गिरते गिरते कई सर्कल्स रोल खाकर मुश्किल से संभलता है। तो स्पीयर लिए खड़ा रहता है, कंटिन्यू करते हुए एक्सप्लेन करता है। दोनों हाथों से ब्लेड उठाकर काटने वाला स्टाइल बहुत तेज और भारी फोर्स का है, पर कलेक्ट होने में देर लगती है। ब्लेड जमीन तक ना पहुंचे तब तक मूव बदल नहीं सकते। इस गैप को पकड़ना ही जानलेवा हो सकता है। अगर कोई मास्टर ब्लेड यूजर हो तो अलग बात है। कई साल के युद्धों में उसकी आयरन स्पीयर ने कितनी घोड़ों की गर्दनें तोड़ी हैं। बैटलफील्ड में कभी हार नहीं जानी। माथत सैनिक उसकी बहुत इज्जत करते हैं। लुओयांग पहुंचने के बाद से पूरी शान खत्म हो चुकी है। अब तो उसकी गर्व वाली मार्शल आर्ट्स भी क्रश की जा चुकी है। एक जनरल जब अपनी जिद और गर्व दोनों खो दे तो वह जनरल कहलाने लायक ही नहीं बचता। ब्लेड जमीन में गड़ी हुई है। चलाते वक्त छोटी छोटी चिंगारियां उड़ती हैं। हुआ श्रोंग ब्लेड घसीटते हुए एक एक कदम तेरी तरफ बढ़ता है। कदम तेज होते जाते हैं। धातु की खरोंच वाली तीखी आवाज पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में सन्नाटा फैला देती है। सैनिक सांस रोक लेते हैं। साइयान फिर से आंखें ढक लेती है। सब देख सकते हैं हुआ शुंग पहले जैसा नहीं रहा। तेरे सामने पहुंचकर हुआ शुंग उछलकर दोनों हाथों से ब्लेड पकड़कर काटता है। ब्लेड के साथ हवा भी काटती है। तेरे दिल में जानता ही है। सिस्टम पैनल में तुरंत हलचल दिखती है। हुआ शुंग की पैनल में एक नई एक्सक्लूसिव स्किल जुड़ जाती है। कॉम्बैट ड्यूटी। फुल पावर स्ट्राइक में कॉम्बैट टेम्प+3 यूज करने के बाद लीव हो जाता है। पता चला उसकी कॉम्बैट ड्यूटी अवेकन हुई है। बाद में इस पैर उठाने के लिए रखना अच्छा ऑनर रहेगा। लॉन्ग ब्लेड सिर के ऊपर पहुंचने वाली होती है तो आखिरकार मूव करता है। स्पीयर हेड पकड़कर हॉरिजॉन्टल स्विंग करता है। आयरन स्पीयर पूरी फोर्स में हवा काटती हुई निकलती है। धातु टकराने की आवाज गूंजती है। हुआ श्योंग के हाथ में नॉर्मल आयरन ब्लेड इतनी स्ट्रांग स्ट्राइक झेल नहीं पाती। टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। बहुत देर से जमा किया गुस्सा और गर्व एक लंबी आह में बदल जाता है। आखिरकार वो हार ही गया। पूरी फुल पावर स्ट्राइक में सारी शक्ति खर्च हो जाती है। हुआ श्योंग घुटनों के बल गिरकर जमीन पर हाथ टिकाकर फिर भी सिर नहीं झुकाता। भारी सांसें और पसीना उसकी थकान साफ बयां कर देते हैं। तेरा स्पीयर टिप स्थिर होकर उसके सीने पर बिल्कुल सटीक रुकता है। जरा भी फर्क नहीं। सैनिकों में हलचल मच जाती है। वापस ट्रेनिंग के लिए नेता वेस्ट लियांग आर्मी हुलाओ पास तक आ पहुंचे हैं। युआन शाओ तुरंत कैंप बुलाता है। लॉर्ड्स पूछते हैं पास के बाहर कितनी सेना है। पास के सामने सिर्फ लूबू अकेला चैलेंज कर रहा है। बाहर धूल का पर्दा फैला है। मेन फोर्स ज्यादा दूर नहीं। युआन शाओ चेहरा गंभीर करके, लूबू अकेले चैलेंज कर रहा है। हम सारे लॉर्ड्स अगर सिर्फ चुप बैठे रहें तो कितनी शर्म की बात होगी। ही नहीं। गवर्नर वांग कुआंग आगे आकर हाथ जोड़ता है। मेरे माथा जनरल फांग यूए 3 वे में जाकर लूबू को मार गिराएगा। काओ काओ धीमे स्वर में हंसकर बुदबुदाता है। वेल जैसे मेंढक पलटकर चावरन को भेजता है तुझे बुलाने के लिए। लॉर्ड सब्सिडी की दीवार पर चढ़ते हैं। ड्रम्स की गूंज अभी शुरू भी नहीं हुई कि फांग यूए पहले ही घोड़े से गिरकर खून के तल पड़ा है। जान जा चुकी। हर लॉर्ड के मातहत जनरल को आजमाकर लूबू को मेजर करने का इरादा है।
सामने खड़ा शांगदांग गवर्नर जांग यांग हाथ उठाता है। मेरे पास जनरल मोशुन है, लूबू का सामना कर सकता है। बड़े भाई, ये मोशुन तो देखने में दुबला पतला है, इसमें कोई ताकत नहीं दिखती। मुझे क्यों नहीं भेजते जाकर लूबू का सामना करने? झांगफे जोर से बोलता है। आसपास के सारे लॉर्ड साफ सुन लेते हैं। लियू बे स्लीव हल्के से हिलाकर, बदतमीजी बंद कर, यहाँ दुनिया के हीरोज हैं, तेरी बात नहीं चलेगी। पीड़ा खत्म होने से पहले ही मोशुन की जान चली जाती है। हैंडलिंग के बाद लूबू ब्लेड से खून के छींटे झाड़ते हुए जोर से सिटी तरफ चिल्लाता है। 18 लॉर्ड्स मेरी नज़र में कुत्तों जैसे हैं। सिटी में छिपकर मत बैठो, जल्दी आकर लड़ो। सिटी टावर पर सारे लॉर्ड्स किसी को, अब नेता भी छिपकर बच रहा है। अलायंस पहले ही अंदर से बन चुका है। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा है। कौन सच में मन से मेहनत करना चाहेगा? युवान शाह फिर से पूछता है। नीचे कोई जवाब नहीं देता। सबसे छिपाने वाले कछुए। मुझे भेजो नीचे, इस 3 नामों वाले नौकर को मार डालूंगा। झांग फे गुस्से में स्पीयर लेकर सिटी से नीचे भागता है। ल्यूबे को पता है ये रेपुटेशन कमाने का अच्छा मौका है। तुरंत लॉर्ड्स की तरफ हाथ जोड़ता है। मेरे तीनों भाई जाकर लूबू का सामना करेंगे। दूसरे भाई घोड़ा तैयार करो, तीसरे भाई का साथ दो। पहले चुपचाप आंखें बंद किए बैठा गुआन यू आंखें खोलकर। आदेश स्वीकार भाई। जिकियन, लूबू पास के सामने चैलेंज कर रहा है। प्रभु ने मुझे तुझे बुलाने भेजा है। सियोरेन तेजी से भागकर सीओ आर्मी के कैंप में घुसता है। लूबू आखिर आ गया। तू बड़ी भाला उठाकर सीटी बजाता है। दूर खड़ा चीजी पास आता है, फुर्ती से चढ़ता है। लाल घोड़ा चाइयान के सामने रुक जाता है। तू मने रहित हथेली उसकी तरफ बढ़ाता है। लड़की, मेरे साथ चलकर दुनिया देखनी है? चाइयान के गाल शर्माते हुए लाल हो जाते हैं। एक्साइटमेंट या घबराहट पता नहीं, पर पूरी फोर्स से सिर हिलाती है। तू जोर से हंसते हुए उसे गले लगाता है। हल्के से घोड़े को दबाकर आगे बढ़ता है। धूल उड़ती है, सीधे पास की तरफ। पास खड़े सैनिक चुपचाप फुसफुसाते हैं। जनरल की गोद में एक आदमी क्यों है? वो शायद निजी गार्ड है, हमेशा साथ रहता है। जनरल की खुद की मार्शल आर्ट्स इतनी शानदार है, इतनी दुबली पतली ऑक्सिलरी की क्या जरूरत? मैं तो। घोड़ा तेरी दिशा में मुड़ता है। पीछे बैटल ड्रम्स एक के बाद एक बजने लगते हैं। सीओ आर्मी का कैंप गेट खुल जाता है। काला चेहरा झांग फे घोड़े मोड़कर बाहर निकलता है। 3 नेम सर्वेंट, कितना घमंडी है। यान लैंड का झांग ये दे यहाँ है। लूबू पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। इससे पहले किसी ने उसे ऐसे बेइज्जत करने की हिम्मत नहीं की। हालबर्ट घुमाते हुए सीधे झांग फे की तरफ बढ़ता है। दोनों टॉप टियर ब्रेव जनरल्स हैं। वेपन्स टकराने की आवाज कान में लगातार गूंजती है। तो सही यान को सिटी टावर पर पहुंचाकर झांग फे को पहले मूव करते देखकर स्पीयर लेकर नीचे रुकता है। इंतजार करता है। 2 लोग मिलकर एक पर हावी होना पसंद नहीं। जल्द ही झांग फे लूबू के सामने कमजोर पड़ने लगता है, तो सही मौके का इंतजार करता है। सिस्टम लूबू को स्कैन करता है। कॉम्बैट 104, कमांड 87, स्ट्रेटजी 27, पॉलिटिक्स 15, स्किल टाइगर जनरल ड्यूटी, ओपोनेंट जनरल कॉम्बैट, घोस्ट जनरल ड्यूटी। हर 5 राउंड्स में कॉम्बैट प्लस 1 कैप 10। पैनल देखने के बाद तेरे दिल में हलचल होती है। टाइगर जनरल ड्यूटी किसी नॉर्मल जनरल के लिए तो क्रशिंग स्किल है, पर घोस्ट ड्यूटी कैप करके सिर्फ 50 राउंड्स में पीक कॉम्बैट हासिल हो जाती है। तूने अभी तक जो भी अनमैच्ड ब्रेव जनरल्स देखे, उनकी स्किल्स ज्यादातर फाइटिंग फेवर वाली हैं। सिर्फ तेरी झाऊ फोर्स को पूरी तरह फोकस करती है। हालांकि पावर पूरा है, पर क्लोज कॉम्बैट क्लैश में बोनस कम है। अच्छी बात है, झाऊ जल्दी बर्स्ट करती है। बोनस बहुत अच्छा है, दूसरी स्पेशल स्किल्स से कम नहीं। डेटा झूठ नहीं बोलता। 50 राउंड्स पूरे होते होते झांगफे पहले ही नीचे गिर चुका है। पूरे समय लुबू पूरी तरह डोमिनेट करता रहा। 80 राउंड्स होते होते झांगफे की ताकत। तूने काफी देर वेट किया था, आखिरकार सही मौका आ गया। हाथ में बड़ा स्पीयर एक चक्कर घुमाकर पूरी फोर्स से फेंकता है। आयरन स्पीयर मीटियोर की तरह गिरकर बैटलफील्ड के बिल्कुल बीच में गड़ जाता है। स्पीयर की टेल हल्की सी कांपती रहती है। लूबू सच में 3 किंगडम्स का नंबर 1 ब्रेव जनरल है क्या? ये कंफर्म करने के लिए मैंने ली कुनचियाओ की स्पिरिट फ्यूज करके इस दुनिया में आकर उससे भिड़ने का फैसला किया। मेंगदे, ये जांग वो क्या कर रहा है? वो लूबू की मदद क्यों कर रहा है? सिटी टावर पर युआन शाओ को जीत की उम्मीद पहले ही दिख रही थी। कौन सोच सकता था कि उसी फैक्शन का तो अचानक ऐसे बीच में आ जाएगा? युआन शाओ का गुस्सा उबल पड़ता है। हाँ, साओ मेंगदे, कहीं तूने दुश्मन से हाथ तो नहीं मिला लिया? लॉर्ड्स चारों तरफ से बातें बनाने लगते हैं। तुझे बिना बात के हाथों हाथ अनफेथफुल ट्रेडर कहा जाने लगता है। पहले सोचता है नहीं भेजना चाहिए था काओ रेन को इस मुसीबत बुलाने वाले को बुलाने के लिए, पर अब सब हो चुका है। बस आवाज ऊंची करके सबकी अटकलों को दबा पड़ता है। एवरीवन, जिकसियन सिर्फ लूबू से खुद हाथ आजमाना चाहता है। सब निश्चिंत रहें, वो दुश्मन के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। काओ काओ के पीछे खड़ी काईयान उंगलियां पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। नजरें बैटलफील्ड के बीच खड़े तेरे ऊपर ही टिकी हैं। सांस हल्की हल्की चल रही है। मेंगदे भाई, क्या जिकियन लुबू को हरा पाएगा? उसकी नज़र में लुबू इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। अभी अभी पूरे समय झांगफे को दबा दिया। नतीजा अनिश्चित लगता है। सिर्फ काइया नहीं, साओ काओ के दिल में भी उतनी ही घबराहट है। आराम से रहो, वो कॉम्बैट बहुत अच्छा है। अगर मुकाबला ना जीत पाए तो भी बचकर निकलना मुश्किल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सायान। इस बार चीजी राउंड घूमते हुए दोनों के बीच पहुंचता है, झुककर जमीन पर गिरे स्पीयर को उठाता है। तो क्या मतलब है इससे? गुआनी गुस्से से चौड़ी आंखें करके ब्लेड तानते हुए जोर से पूछता है। तेरे हाथ में लंबा स्पीयर कैजुअल सा घूमता है, आवाज बिल्कुल नॉर्मल, कोई खास वजह नहीं। दो सेनाओं के जनरल्स फेयर फाइट करते हैं, पर तुम दोनों मिलकर एक के खिलाफ जा रहे हो। सेम अलायंस होते हुए भी ऐसा करना काफी शर्मनाक है। बस यहाँ शर्मिंदा मत हो, पीछे हट जाओ। अगर सेम अलायंस ना होता, गुआनियों के अभिमानी स्वभाव को देखते हुए ऐसी बेइज्जती सुनकर वो कब का रिट्रीट कर चुका होता। पर तू सामने खड़ा होकर उसकी सच्चाई पकड़ लेता है। वो एक भी प्रोटेस्ट शब्द नहीं निकाल पाता। लुबू थोड़े इंटरेस्ट के साथ तुझे देखता है। दुबला पतला शरीर, कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिखती, पर सिर्फ चंद शब्दों में दो ब्रेव जनरल्स को पीछे धकेल दिया। नॉर्मल इंसान नहीं। तू भी उसे ऑब्जर्व करता है। सिर पर ट्राइडेंट लाइक टाइट गोल्डन क्राउन, पहनावा सिचुआन रेड लोटस फ्लावर क्लोक, बाहर देवी सिर वाली आर्मर, कमर में फाइन बेल्ट, तीर कमान बैग भी अच्छे से बंधे हैं। लोगों के सामने तेरा पहनावा अपेक्षाकृत प्लेन और सिंपल दिखता है। छोटे लड़के, इंटरेस्टिंग है। मैं वुयुआन का लोबो हूँ, सच में मुझसे मुकाबला करना चाहता है? शीरे काजो के मातहत पीछे खड़ा काओरेन खुद को शांत रखते हुए कहता है। जिसे मौत का पता नहीं, वो जान नहीं बचा पाएगा। लोबो ठंडी हंसी देकर घोड़ा दौड़ाकर सीधा टकराता है। चीतू लोबो का घोड़ा पूरी फोर्स से आगे बढ़ता है। कुछ ही पल में सामने आ जाता है। फ्रंट हुफ ऊंचा उठाकर एक हाथ में हाल्बर्ट पकड़े नीचे की तरफ जोर से मारता है। स्पीयर हाल्बर्ट तेजी से टकराते हैं। पहली भिड़ंत में ही इक्वल पावर निकलती है। दोनों घोड़े अलग होते हैं। लोगों के दिल में गहरा झटका लगता है। अभी अभी का वार सामान्य समझा जाता था, नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी झेल नहीं पाता। उत्तर सीमा में कई साल लड़ते हुए ऐसे कितने ही नेचुरल बॉन्ड स्ट्रांग लोग देखे हैं, पर कोई उसका फुल फोर्स वार बर्दाश्त नहीं कर पाया। स्पीड भी उतनी तेज है। चीजी फौरन चीतू के बराबर आकर तेजी से आगे बढ़ता है। दोनों घोड़े साथ साथ दौड़ते हुए असली तेज लड़ाई शुरू होती है। हर बार ठंडे वेपन्स टकराने पर चिंगारियां उड़ती हैं। झांग फे से लड़ाई से अलग, झांग फे बेशक बहादुर था, पर पूरे समय लुबु ही डोमिनेट करता रहा। इस बार दोनों अभी तक अपनी पूरी पीक पावर और एक्सक्लूसिव स्किल्स एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं। लुबु घोस्ट ड्यूटी के साथ कॉम्बैट 106 टू कॉम्बैट 107 दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। दूर सिटी की ड्रम्स जोर जोर से बजती हैं। लॉर्ड्स पहले वाली शिकायत भूलकर पूरी तरह इस भयंकर लड़ाई में डूब जाते हैं। शेडी आयन की हथेली पूरी ठंडी पसीने से भरी है। सीन इतना रोमांचक और भयानक है कि वो सिर घुमाकर चाओकाओ की तरफ देखती है। मेंग सच में दुनिया के नंबर 1 लुबू का पूरी तरह मुकाबला कर सकता है। ये तो डोंगजू का सबसे टॉप जनरल रहा है। यहां तक कि डोंगजू ने भी उसे भारी दाम, घोड़े, सोना देकर अपने पास रखा है। पर तू तो सिर्फ आधे रास्ते में काउचाओ को मिला एक छोटा भिखारी था, बस पेट भर खाना चाहता था। इतना ही सोचकर मौत जैसे हंसी आ जाए। नजरें लॉर्ड्स के बीच दौड़ाकर देखता है। सबकी आंखों में जलन है। काउचाओ हमेशा टाइट फिस्टेड रहने वाला, हमेशा डरता है कि पैसा, ताकत या सुंदरता से कोई उसे छीन ले। नीचे बैटलफील्ड में लड़ाई रुकती ही नहीं। काउचाओ पूरी तरह टेंशन में डूबा है। 20, 30, 80, 120 राउंड्स दिन से शाम तक दोनों बिना थके लड़ते रहते हैं। हथियार दूसरी मार्शल स्पिरिट की सील मुहर पूरी तरह टूटने वाली है। बारीक दरारें बस थोड़ी बाकी हैं। जोर से चिल्लाते हुए तो चीजी की पीठ से ऊंचा उछलता है। दोनों हाथों से आयरन स्पीयर पकड़कर पूरी फोर्स से फैंगटियन हुआजी लोगों की हाल्बर्ट पर मारता है। भयानक धमाका होता है। आसपास के लोगों के कान झंझना जाते हैं। चेस्ट तक इम्पैक्ट पहुंचता है। इस फोर्स ने लोबो को चीतू से गिरा दिया। तू भी संतुलन नहीं रख पाता। उस बूढ़े भिखारी की दी हुई आयरन स्पीयर बीच से टूट जाती है। तो संभाल ना पाकर जमीन पर गिरकर मिट्टी में लौट जाता है। इसी वक्त दूसरी मार्शल स्पिरिट की सील पूरी तरह टूटती है। तेज सफेद लाइट आसमान की तरफ उछलती है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, दूसरी मार्शल स्पिरिट अनलॉक हुई। गाओ चोंग नाम, उम्र 14 साल, मार्शल स्पिरिट ली कुनशाओ ट्रेस फ्यूजन 100%। दूसरी मार्शल स्पिरिट गाओ चोंग फ्यूजन 0%। कॉम्बैट 107, कमांड 89, स्ट्रेटेजी 62, पॉलिटिक्स 70, स्किल झाऊ जनरल, हर 10 राउंड्स कॉम्बैट +3, कैप 12, पोजुन सोल चार्ज कॉम्बैट बूस्ट। तीसरी स्किल स्पीयर सोल, पॉइंट्स 50। हा आखिरकार खुल ही गया। एक्साइटमेंट में पलटकर चीजी पर चढ़ता है। लड़के, क्या तेरा दिमाग खिसक गया? लुबू जोर से हंसते हुए टूटे हुए दोनों टुकड़े स्पीयर उठाकर हाथ में पकड़ लेता है। बकवास मत कर, फिर से आ 300 राउंड्स के लिए। दूर धूल का बड़ा बदल दिखता है। वेस्ट लियांग कैवलरी की परछाई नजर आती है। शायद डोंगजुओ को इंतजार करते करते बहुत देर हो गई तो खुद सेना लेकर मदद के लिए आ रहा है। जीत के बावजूद उस स्ट्राइक का प्रभाव लोगों की बाजू में अब भी सुन्न और सूजा हुआ है। मुंह से भले मानव सम्मान की बातें कर रहा हो, असल में वो और नहीं कांपना चाहता। सामने वाला लड़का बहुत ही अजीब है। इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत बहुत हद से बाहर है। चीतू पर चढ़कर ऊंची आवाज में ताना मारता है। दिल में साफ तौर पर सुकून महसूस करता है। क्यों ऐसी फॉर्मल एक्सक्यूज ढूंढनी है? ली कुनशाओ हमेशा से ड्यूअल वेपन फाइटिंग में एक्सपर्ट रहा है। स्पीयर के दो टूटे हुए टुकड़े बिल्कुल दोनों हाथों में फिट बैठ जाते हैं। वेपन के रूप में इस्तेमाल के लिए एकदम सही। बात खत्म होते ही सिस्टम फिर चार्ज होता है। रेड फर वेट विद स्वेट, लूबू का चेहरा सिकुड़ जाता है। घोड़ा मोड़कर पलटकर पीछे हटता है। प्रभु,
डोंगजुओ की मदद आ चुकी है। जिक्सियन को ज्यादा पीछा ना करने दे। काओ रेन जल्दी से चेतावनी देता है। अभी अभी साफ देखा, हथियार पूरी तरह टूटने के बावजूद तूने पछतावा नहीं किया। अगर वेस्ट लियांग आर्मी के घेराव में घुस गया तो बचना संभव है। एक कदम की दूरी से लुबू को घोड़े से गिराने से चूकते हुए अगर उसे खत्म कर दिया जाता तो डोंगजुओ के लिए वो एक हाथ काटने जैसा होता। साओ साओ कुछ पल सोचकर तुरंत गोंग बजाने का आदेश देता है। रिट्रीट कॉल दी जाती है। बैटलफील्ड में चेस रुक जाता है और नहीं दिखता। डोंगजुओ घोड़े से उतरकर एक घुटने के बल गिरता है। पिताजी, 18 लॉर्ड्स सिर्फ मर्ड चिकन्स और टाइल डॉग्स हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं। डोंगजुओ जोर से हंसते हुए कैजुअली पूछता है, अच्छा, अभी अभी तुम्हारा पीछा करने वाला वो लड़का कौन था? लूबू की त्वचा गर्म होती है, पर सच बताने की हिम्मत नहीं होती। उसे डोंगजुओ की नज़र में उसकी अकेली मार्शल आर्ट्स की वजह से वैल्यू मिलती है। अगर ये भी खत्म हो गया तो वेस्ट लियांग आर्मी में जहां मिलिट्री अचीवमेंट्स ही सब कुछ है, वहां उसका कोई ठिकाना नहीं बचेगा। पिताजी, ये देखते ही समझ आता है, लॉर्ड्स बेशर्म है। पहले तो सिविलियंस घेराबंदी करते, फिर लगातार बार बार मुझसे लड़ने भेजे जाते। पूरे दिन फाइट करते करते चीतू थका तो पीछे हटना पड़ा। डोंगजुओ घोड़े से उतरकर लुबू को उठाता है। नरमी से कहता है, बेटे, बहुत मेहनत की, थोड़ी देर में पिताजी खुद तेरे लिए बैकअप करेंगे। शुक्रिया पिताजी। शाम का अंधेरा छाते ही सीओ अलायंस कैंप में सचमुच जश्न का माहौल है। युआन शाओ सीधे फीस्ट का इंतजाम करवा देता है। तो सीओ का के बगल में बैठा भरपेट खाता है। पूरे दिन लड़ते लड़ते तेरा पेट पहले ही पूरी तरह खाली हो चुका था। बस लॉर्ड्स बार बार उठकर टोस्ट देने आ रहे हैं। थोड़ी बोरियत लगती है। कंग्रेचुलेशंस जनरल जांग, अब आप बेशक वर्ल्ड नंबर 1 ब्रेव जनरल कहलाने के हकदार हैं। हान फैमिली का नाम, लियूबे का चेहरा, मेहनत का हान एम्परर से क्या लेना देना? लियूबे उलझन में कहता है, जिक्सियन, ऐसी बातें क्यों? पूरी दुनिया की धरती सम्राट की ही है। तेरे नेतृत्व में सैनिक, तेरे मैंडेट के प्रजा, तू पहले से ही ग्रेट हान का ही अधिकारी है ना? तो होड़ बिचकाकर तेरे मुंह से जो हान फैमिली की बात आती है, उसने मुझे कभी एक निवाला खाना नहीं दिया, एक भी फंड नहीं भेजा। अगर प्रभु ने मुझे सड़क से नहीं बचाया होता तो शायद कब का भूख से मर चुका होता। हाँ, ऑफिशियल कहलाने की हैसियत तो मेरी वैसे भी नहीं है। वेस्टर्न हान तो फिर भी कुछ बात मानी जा सकती थी। ईस्टर्न हान में तो कोई खासा नाम भी नहीं। जब लियूशु ने साम्राज्य स्थापित किया था, वादा किया था एम्परर और जेंट्री मिलकर दुनिया चलाएंगे। शुरुआत में तो सच में शांति आई, पर बाद में जेंट्री ने बेतहाशा जमीनें हड़ दी। लाखों लोग भटकने लगे। सत्ता वाले सिर्फ अपनी पोजीशन बचाने में लगे रहे, जनता की परवाह कहीं नहीं। ऐसी सरकार से जुड़व का कोई कारण नहीं बचता। ईस्टर्न हान की शुरुआत से ही अंदर से सड़ा हुआ है, ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं लियू, ये बात सुनकर उसे बुरा तो लगता है, पर पूरी दुनिया आखिरकार लियू फैमिली की ही है। मुंहफट होना सिर्फ मुसीबत बुला सकता है। दुनिया में मूर्खतापूर्ण लॉयल्टी से चिपके रहने वाले भी कम नहीं। तू जानते हुए भी हल्के में लेकर साइयान को खींचकर टेंट से बाहर स्टार्स देखने चला जाता है। काउचो की चेतावनी को दिल पर बिल्कुल नहीं लेता। ऊपर वालों के मुंह से लॉयल्टी दो तरह की होती है। जब उनके पास मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर हो, समय मिलते ही टेक ओवर कर सकते हैं, तो लॉयल्टी का कोई मोल नहीं। पर जब वो लेजिटिमेसी और राइचियसनेस पकड़े रखें तो चारों दिशाओं से टैलेंटेड लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इसकी कीमत हेवी अमाउंट से भी नहीं आंकी जा सकती। तेरे पास ये समझ नहीं। ब्लाइंडली लॉयल्टी रखना खुद पर आफत बुलाने जैसा है। ही डोंग ही सबसे अच्छी मिसाल है। क्यों जानबूझकर मौत की तरफ जाना? सिर्फ इसलिए कि कभी राज्य लियू फैमिली का था। हमेशा के लिए झुके रहना, ऐसी लॉयल्टी बहुत नैरो माइंडेड है। समझ नहीं आता तो इतना कमाल का है चीफ यूटिंग। इस युग में एंटरटेनमेंट नहीं है, जमीन पर लेटकर तारे देखना ही सबसे अच्छा वक्त गुजारने का तरीका है। साइयान थोड़ा हिचकिचाकर तेरी तरह बगल में लेट जाती है। घर में ऐसा करना कभी संभव नहीं होता, पर तेरे साथ वो सारी सीमाएं भूल जाती है। दिल अजीब सी शांति महसूस करता है। तू नहीं जानता, पूरी दुनिया में मशहूर टैलेंटेड लेडी इस तरह मिट्टी पर तेरे साथ लेटी है। दिल में हल्की सी सरप्राइज होती है। क्या ये सीन वेडिंग नाइट जैसा नहीं है? ग्रीन लैम्प गंदा सा जोक करते हुए बिल्कुल सीरियस भाव में आसमान के सितारों की तरफ इशारा करता है। स्काई एज रूफ, अर्थ एज बेड। तेरे साथ यहाँ ये वेडिंग नाइट नहीं तो और क्या है? कोई शर्म नहीं है? कायान कुछ पल चुप रहती है। हल्की सी आवाज में, मुझे एक बात मांगनी है। अगर ज्यादा मुश्किल ना हो तो सोच सकता हूँ। मुझे घर की याद आ रही है। चौथे दिन सुबह सिर की ड्रम्स जल्दी से गूंजने लगती हैं। सिटी टावर पर चढ़कर देखता है लूबू फिर से कैंप के बाहर चैलेंज कर रहा है। इस बार 8 सोर्ट्समैन घेराबंदी में है। दूर डोंगजुओ की सेना खतरनाक नजर आती है। युआन शाओ कुछ देर हिचकिचाकर फैसला करता है, आज फिर से जनरल झांग को कष्ट देना होगा। बात खत्म होते ही एक 108 CUN का मजबूत आदमी भीड़ से आगे आता है। नेता, कल की लड़ाई में उसका हथियार टूट गया, फिर से युद्ध ठीक नहीं होगा। मैं वुआन गुओ सिटी से निकलकर लोबो का सामना करूंगा। युआन शाओ भरोसे भरी नजर से उसकी तरफ देखता है। पहले से झांग फेई गुआन यू पूरी पावर से लोबू से टक्कर लेते रहे हैं। अब वुआन गुओ भी सामने आ गया। युआन शाओ को गलतफहमी हो जाती है कि अलायंस में ब्रेव जनरल्स की कोई कमी नहीं। अगर तुझे उसका ये ख्याल पता चलता तो तू मन ही मन हंस देता। वुआन गुओ एक्चुअली इतना कमाल का नहीं है, बस युआन शाओ ज्यादा उम्मीद रख रहा है। वुआन गुओ की कॉम्बैट असल में फर्स्ट ईयर जनरल जितनी है, पर ओपोनेंट तो लोबू है। अगर हार गया तो सजा क्या होगी? हारा तो जान दे दूंगा। बात खत्म होते ही युआन शाओ सहमत हो जाता है। अगर तुझे फिर से भेजा गया
तो पूरे अलायंस का क्रेडिट काउसाओ ही उठा लेगा। सिटी गेट खुलती है। लूबू को बाहर आते देखता है। तू नहीं। वो अनगो का शरीर मजबूत, हाथ में फ्लाइंग मीटियर हैमर, दिखने में बहुत इंप्रेसिव। पर लूबू डोंग जुओ के सामने अपनी स्किल दिखाने के लिए बेताब है, लंबी लड़ाई नहीं चाहता। इंतजार करता है जब तक वो अनगो के मूव्स थकान से सुस्त पड़ जाएं, तभी एक ही मूव में उसकी कलाई काट देता है। स्टोरी के अनुसार वो अनगुओ अपनी टूटी कलाई के साथ अलायंस द्वारा बचा लिया गया था। उस वक्त लूबू अकेला था। अलायंस को कोई पीछे का खतरा नहीं था। पर अब डोंग जुआ की हजारों वेस्ट लियांग आर्मी साथ खड़ी है। अगर सिटी गेट एक बार खुले तो दुश्मन सीधा घुस आएगा। गेट बंद करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। नुकसान सिर्फ वुआन गुओ तक सीमित नहीं रहेगा। वुआन गुओ टूटी कलाई की पीड़ा में घोड़ा मोड़कर भागने की कोशिश करता है, पर लूबू उसका पीछा नहीं करता। अब सिर्फ फेस झुकाकर फिर से तुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। युआन शाओ 2 बार खासकर जनरल जांग, कृपया सिटी से निकलकर लूबू का सामना करें। तेरे दिल में गुस्सा है? पहले जिसने रोका था वो यही था, अब झुककर रिक्वेस्ट करने वाला भी वही है। भले मार्शल स्पिरिट के लिए फ्यूजन चाहिए हो, फिर भी इस तरह किसी के इशारे पर नाचना पसंद नहीं। कल रात ठीक से आराम नहीं मिला, नहीं जाना चाहता हूँ। युआन शाह को इस निपिता निमाता गद्दार लोगों के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत? मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगा। झांग फई बड़े कदमों से आगे आकर कहता है। बात लियू बे के चेहरे को हैरान कर देती है। निपिता निमाता वाली बात दरअसल लियू बे की पर्सनल शिकायत थी। अपनी हान लॉयल्टी जाहिर करने के लिए बस झांग फई को सुनाई थी। अब सामने से चिल्लाना पूरी तरह मुफ्त में दुश्मन बुलाना है। झांग फई के बोलते ही लियू बे तेरा चेहरा एकदम कड़ा देखता है। सिटी टावर पर ज्यादा नहीं रुकता। युआन शाओ की तरफ हाथ जोड़कर हम तीनों भाई मिलकर लड़ने जाते हैं कहते हुए गुआन झांग दोनों को लेकर कैंप से बाहर निकल जाता है। अभी अभी वो काले चेहरे वाले जनरल ने तुझे ट्रेटर कहा। चाय एन मजाकिया लहजे में उंगलियां तेरे हाथ पर हल्के से रखती है। औरत के मन बहुत बारीक होते हैं। कई किताबें पढ़ी हैं, किंग लॉयल्टी का महत्व जानती है, पर हान फैमिली की लेजिटिमेसी से ज्यादा तुझसे जुड़ी फीलिंग्स उसे ज्यादा मैटर करती हैं। अगर सच में गद्दार होता तो अभी ही तुझे कैंप में वाइफ बनाकर ले जाया गया होता। तेरा हाथ पलटकर उसका हाथ कसकर पकड़ता है। अभी अभी की नाराजगी तुरंत खत्म हो जाती है। क्या वाइफ कहा? भाषा बहुत रफ है। साइयांग के गाल शर्माकर लाल पड़ जाते हैं। हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तेरी पकड़ मजबूत बनी रहती है। वाइफ तो सिर्फ देसी बोली है, बस पार्टनर के लिए इस्तेमाल होती है। साइयान का कान लाल पड़ जाता है। आवाज बहुत हल्की। चिनलियू में कभी ऐसा कोई टर्म नहीं सुना। सिटी टावर पर लड़का लड़की इंटीमेट मूड में बैठे रहते हैं। बगल में काउचाओ बार खांसता है। जब मैं बच्चा था तब इस इंसान को देखा था। वेन्यू, ये कोई साधारण नहीं है। पिताजी टेंशन मत लो। चीफ यूटिंग का ब्रेव और बहुत ऊंचा है। ये कभी भी उसका ओपोनेंट नहीं हो सकता। थोड़ी बातचीत के बाद झांग फे और लुबू पहले से भिड़ चुके हैं। कल की फाइट से लुबू झांग फे के मूव्स अच्छी तरह समझ चुका है। आज इजीली काउंटर करता है। हर वार में चीतू की स्पीड का एडवांटेज लेकर एक स्ट्राइक करके तुरंत पीछे हट जाता है। झांग फे सिर्फ पैसिव डिफेंस कर पाता है। इच्छा होते हुए भी काउंटर करना मुश्किल है, क्योंकि घोड़ा पकड़ में नहीं आता। गुस्से में लगातार दहाड़ता रहता है। सिर्फ 40 राउंड्स में ही झांग फे हाफने लगता है। वहीं लुबू बिना थके, चेहरे पर कोई फर्क नहीं। बड़े भाई, वो तीसरे को झेल नहीं पाएगा। मैं जाकर मदद करता हूँ। लियू बे हल्के से सिर हिलाते हुए, लुबू खतरनाक है, यून चांग सावधान रहना। गुआन यू ब्लेड उठाकर घोड़ा मोड़कर बाहर आता है। कोल्ड ग्लेम जमीन पर घिसटती है। चलते हुए गर्व भरा मोमेंटम दिखता है। यही जांचने के लिए कि ल्यूकुस सच में 3 किंगडम्स का नंबर 1 ब्रेव जनरल है। तूने ली कुनशियाओ की स्पिरिट फ्यूज करके इस दुनिया में आकर उससे भिड़ने का फैसला किया था। इसी वक्त लूबू काउज एरो बो निकालकर तानकर सीधा गुआन्यू पर छोड़ता है। गुआन्यू कलाई घुमाकर स्टडीली इसे रोक लेता है। लूबू का इस तरह कैजुअली डिप्यूटी जनरल भेज देना, नीचे खड़े जनरल्स भी अपने मेन जनरल को खतरे में नहीं दिखना चाहेंगे। झांग लियाओ कॉम्बैट 94, कमांड 92, स्ट्रेटेजी 87, पॉलिटिक्स 80, स्किल जूनियर टाइगर ड्यूटी कॉम्बैट +2, नाइट रेड सडन सरप्राइज अटैक में कॉम्बैट +1, कमांड +2। तेरे दिल में हलचल होती है। अभी झांग लियाओ अपने करियर के टॉप पर नहीं पहुंचा। भविष्य में एंशियंट मॉडर्न 64 फेमस जनरल्स में स्थान बनाएगा। करंट एट्रीब्यूट्स उसकी असली पोटेंशियल दिखाते ही नहीं, बस टाइमिंग सही ना होने की वजह से पीछे है। सिस्टम जो पैनल दिखाता है वो अभी का रियलिस्टिक डेटा है। भले कन कॉम्बैट 104 है, फिर भी ग्रोथ की गुंजाइश है। यंग झांग लियाओ है ही। साओचाओ तेरे भाव में बदलाव देखकर, जिकियान, तू इस अनोनिमस जनरल में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? प्रभु को क्या टाइनी क्यूरियस नहीं होना चाहिए? मैं ही तेरे जैसा हूँ, गाउजू जैसा उच्च टैलेंट ज्यादा भी। तेरे लिए सामने बल्ले बल्ले लड़ना, तुझ पर कमांड करने से ऑब्वियसली किसी और की परवाह ना करना। पर झांग लियाओ का असली फायदा सोलो फाइट से नहीं है। लाखों में एक ऐसा लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक टैलेंट बहुत रेयर होता है। जो पूरी सेना कोऑर्डिनेट कर सके वही सबसे कीमती है। सोलो चैलेंजेस में तू किसी से नहीं डरता, चाहे लोबू हो, पर पूरी सेना कमांड और कोऑर्डिनेशन में अभी भी दिल में थोड़ी घबराहट है। प्रभु को क्या लगता है, हान गाजू का वो अनुभवी जनरल फैम क्वाई बड़ा है या हान शिन का महत्व ज्यादा है? साओ काओ भौहें सिकोड़ता है। तू इसे जानता है। इतनी हाई इवैल्यूएशन देना, ज्यादा नहीं बता सकता, बस हल्के से हंसकर, बस इंट्यूशन है। वैसे भी अगर फैन कोई जैसे लोगों से मेरी तुलना करनी हो तो वेस्ट टू ओवरलॉर्ड श्याम यू से करो।
काओचाओ गंभीर भाव में सिर हिलाकर सहमति जताता है। तेरी बहादुरी की तारीफ करते हुए 14 साल की उम्र में लूबू को दबाना, दुनिया में मुश्किल से ही कोई मिलेगा जो तुझसे लड़ सके। बैटलफील्ड की सिचुएशन अचानक बदल जाती है। झांग लियाओ यंग और इनएक्सपीरियंस्ड है, गुआन यू के ड्रैगिंग ब्लेड टेक्निक में फंस जाता है। प्रभु, वो यंग जनरल अभी खतरे में पड़ने वाला है, मैं जाकर बचाता हूँ। इससे उसे एक फेवर मिलेगा, बाद में शायद साओ आर्मी में आ जाए। रोकने का समय नहीं। तू पास खड़े सैनिक के हाथ से स्पीयर छीनकर पलटकर पूरी फोर्स से फेंक देता है। लुबू एक ही वार से झांग फे को पीछे धकेलकर जोर से चिल्लाता है, वेन्युआन सावधान, चीतू कितना भी तेज हो। झांग लियाओ मौका पाकर घोड़ा मोड़कर वापस अपनी सेना की तरफ लौटता है। पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ है। गुआन्यू ने वूशा वाली चेस करते हुए घोड़ा मोड़कर सीधा तेरे सामने पहुंचता है। सिटी टावर पर एक जोरदार आवाज पूरी दोनों आर्मीज में फैल जाती है, यंग जनरल सुनो, मेरे प्रभु का मैसेज है। झांग लियाओ सिर हिलाकर हाथ जोड़ता है, जनरल का धन्यवाद। तू नहीं चाहता वो तेरा ही एहसान में, बस सावसाव के लिए टैलेंट खींचना चाहता है, इसलिए बगल हटकर सावसाव को आगे कर देता है। बात यहां तक पहुंच चुकी है, काओसाव को खुद आगे आकर हाथ जोड़ना पड़ता है। डोंगजो चाओ को उल्टा पुल्टा करता है, एम्परर को बर्खास्त करता है, पैलेस में क्रूरता करता है। ये पूरी दुनिया का कॉमन एनिमी है। जनरल, तुझमें हीरो वाली आत्मा है, अंधेरे से निकलकर लाइट की तरफ क्यों नहीं आते? झांग लियाओ शहर के नीचे खड़े आदमी को मेजर करता है, छोटा कद, प्लेन बिल्ड, ये डोंगजू ही है। पिछले साल क्याओ चाओ डोंगजू को मारने से चूक गया था। लोबू को इस वजह से सजा भी मिली थी, तो ऑब्वियसली झांग लियाओ के सामने च्याओ चाओ की तारीफ नहीं करेगा। वेन्युआन, हमारे साथ चलकर खाओ। चीफ रीडिंग साइड से एक कदम आगे, घोड़ा दौड़ाकर सबसे आगे, बाकी 7 जनरल्स पीछे पीछे आते हैं। गुआन झांग दोनों जोड़े ने अकेले पहले जो फेवरेबल सिचुएशन बनाई थी अब पूरी तरह पलट जाती है। लियू बेई आगे बढ़कर 3 ब्रेव फाइटिंग लोबू वाला मोमेंटम बनाना चाहता था, पर 9 ओपोनेंट जनरल्स को देखकर उसका घोड़ा नॉर्मल ही है, एक बार घिर गया तो निकलना मुश्किल होगा। बस एक तरफ खड़े होकर जोर से चिल्लाकर दोनों को रिट्रीट के लिए बुलाता है। उसकी आवाज बैटलफील्ड के शाउट्स में डूब जाती है। काओ काओ तेरी तरफ देखता है। जिकियन गुआन्यू के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तुझे पता है, किसी भी दुनिया में काओ काओ हमेशा गुआन्यू की खासी वैल्यू करता है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, सिर्फ लॉयल्टी और राइचियसनेस में गुआन यू अनमैच्ड है। उसे कन्विंस करना प्रैक्टिकली असंभव है, पर तू ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। कुछ लोग डायरेक्ट रुकावट झेले बिना समझते ही नहीं। स्टोरी में जो 1000 मील अकेले सफर वाली बात है, वो सब साओसाओ की परमिशन से हुई थी। यही टैलेंट अप्रिसिएशन ही साओसाओ के साथ जुड़ने का एक कारण भी था। प्रभु के लिए सबसे भारी स्पीयर ढूंढो। कुछ ही देर बाद सैनिक एक 40 किलो का सिल्वर स्पीयर लेकर आते हैं, पर आज के वेपन्स ज्यादातर हल्के और चतुर बनाए जाते हैं। सबसे भारी भी 3040 किलो से ज्यादा नहीं। इसे पकड़ते ही बिल्कुल भी वजन महसूस नहीं होता। कल झांग लियो को हराने के बाद सिस्टम ने 5050 पॉइंट्स अवार्ड किए। अगर दोबारा अनमैच्ड ब्रेव जनरल हराया जाए तो रिपीटेड पॉइंट्स मिलेंगे। इस बार फिर से लड़कर 1050 पॉइंट्स जमा हो सकते हैं। उसके साथ चार्ज करना ये पहली गुडविल दिखाने जैसा है, और चाओ काओ को भी इस इंसान की एम्बिशन समझने का मौका देगा। काओ काओ का पूरी दुनिया में सिर्फ लियू बे और मैं ही हीरोज हैं वाला वाक्य सिर्फ इतिहास में सिर्फ मैनिपुलेटिव वर्ड्स था। दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क है। काओ चाओ ने कभी सच में लियू बे को बराबरी वाला स्टेटस नहीं दिया। स्पीयर से इशारा करते हुए, बड़े कान वाले चोर लियू बे, अगर अपने भाइयों को बचाना है तो मेरे साथ चार्ज करो। लियू बे खुश होकर तेरी बात की बदतमीजी को बिल्कुल नजरअंदाज करता है। घोड़े के पीछे तेजी से आता है। लुबू तुझे बाहर आते देख तुरंत वेईशु को भेजकर तेजी से गाओ शुन को बुलाता है, ताकि शियन फॉर्मेशन आर्मी इकट्ठी कर घेराबंदी कर सके। शियन फॉर्मेशन आर्मी हेवी आर्मर से लैस है, कमजोर आर्चरी चलाती है, धीमी गति वाले हलबर्ड्स, बोल्डर्स और लैडर से नुकसान झेलती है। इनके निर्माण में भारी खर्च आता है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है लोबू, याद है चेन्नू में तेरे साथ हुआ था वो? मेरा चीची चीतू से तेज है। हल्के पल में ल्यूबे से आगे निकलते हुए लोबू को भारी सेना में निशाना बनाया है, बचने का कोई रास्ता नहीं। कल तेरा वेपन और जान दोनों छोड़ दी थी, आज उल्टा खुद मौत की तरफ आ रहा है। तू जोर से हंसते हुए घोड़ा दौड़ाकर आगे बढ़ता है। रास्ते में एक हाथ से स्पीयर उठाकर कोई भी इंपेडिमेंट साफ करता चलता है। कुछ ही पल में 2 टॉप टियर ब्रेव जनरल्स फिर से भिड़ते हैं। बैटलफील्ड में अंधेरा छा जाता है। लूबो अपने 8 स्वॉर्ड्समैन को बाहर भेजता है। झांग लियाओ उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। बाकी सिर्फ सेकंड टियर जनरल्स का ही सामना कर पाते हैं। गुआन झांग के सामने केवल डिफेंस करते रह जाते हैं। डोंग जू अपनी कैरेज में सीधा बैठा और नजरें सीधे सिटी टावर पर खड़े यंग जनरल तुझ पर टिकी हैं। मन ही मन गहरी हलचल। इस उम्र में ही वर्ल्ड नंबर 1 लुबू को टक्कर दे सकता है। ससुर, फिलहाल सेना पीछे हटाओ। लॉर्ड्स उसके जरिए ही एकजुट हैं। यही इंसान अलायंस का फ्लैग है। जब तक वो नहीं गिरता, ये सब जन लगाकर लड़ते रहेंगे। डोंग जो अपनी सारे अंश लोयांग नहीं उतारता है। रिट्रीट की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार हुलाओ पास खोया तो अलायंस सीधे कैपिटल तक पहुंच जाएगा। लिखो, गोवसी कहाँ है? दोनों जनरल्स कैरेज के सामने घुटनों के बल गिरते हैं। अगर लुबू हार गया तो तुम दो तुरंत अलायंस कैंप पर सरप्राइज अटैक करो। नहीं ससुर, अगर ऐसा करेंगे तो अलायंस की कैवलरी बहुत स्ट्रांग है।
फोर्स अटैक करने से भारी नुकसान होगा। डोंगजो का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मैं प्राइम मिनिस्टर और चांसलर हूँ, मुझे फादर इन लॉ मत कहो। वीरू फिर से सलाह देने की हिम्मत नहीं करता। समझ जाता है डोंगजुआ गुस्से में किसी को नहीं छोड़ता। बैटलफील्ड पर तूने अब तक स्पीयर की टेक्निक पूरी तरह पकड़ ली है। अब सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं, मूव्स अनगिनत पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहे हैं। लुबू दिल में सोचता है कल की तकनीक बड़ी सी फोर्स बेस्ड थी, आज इतनी स्मूथ और वैलिड हो गई है, पूरी तरह अलग स्टाइल। असल में दूसरी मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे फ्यूज हो रही है। गाओ चोंग की पूरी स्पीयर टेक्निक इनहेरिट कर रहा है। पहले सिर्फ भारी हथियार और फोर्स से डोमिनेट करता था, अब स्पीयर की असली क्राफ्ट समझने लगा है। बैटलफील्ड में डिस्ट्रैक्शन भी नहीं गिना जा सकता। वेपन्स में आंखें नहीं होती। आगे बढ़ने की हिम्मत ना जुटाकर सिर्फ अपना सिचुएशन संभालना ही ठीक है। मैं जाकर लुबू को पकड़ता हूँ। ल्यूबे रोकने की कोशिश करता है। शियान फॉर्मेशन आर्मी से घिरना और उलझना बहुत खतरनाक है। घोड़े को चोट लगने का डर बना ही रहता है। हुआ यिंग वेई नाम लुओ नियर हेवी आर्मर फॉर्मेशन में घुसकर गाओ शुन ब्लेड घुमाकर, लुबू कहाँ है? लुबू कैजुअली मुस्कुराता है। इतनी आयरन आर्मर भी तुझे मनमानी करने देगी? लियू बेई की चिंता पूरी तरह व्यर्थ हो जाती है। तू झाऊ डांस और स्किल्स का दोहरा एक्टिवेट करता है। कॉम्बैट उछलकर 129 तक पहुंच जाता है। स्पीयर हल्के हल्के आर्मर के जोड़ों में सटीक निशान लगाता है। हर स्ट्राइक जानलेवा। भारी आर्मर उल्टा लुबू की मूवमेंट को बांध देती है। हल्की सी गलती हुई तो अपने ही सैनिकों को नुकसान हो सकता है। तेरा स्पीयर एक के बाद एक स्ट्राइक करता जाता है। काओ काओ की रीइंफोर्समेंट आ पहुंचती है। अंदर बाहर से दोनों तरफ से घेराबंदी होती है। शियन फॉर्मेशन आर्मी डिफेंस में उलझी रह जाती है। हेवी आर्मर स्लैशिंग तो रोकती है, पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स नहीं झेल सकती। प्रभु, सेलिब्रेशन फीस्ट तैयार रखिए, जल्द ही लुबू को सिटी वापस धकेल दूंगा। काओ होंग सेना लेकर पहुंचता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? काओ बिंग सैनिक को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। काओ होंग तुझे नॉर्मल समझते हुए कहता है। तू मन ही मन सिरदर्द से भर जाता है। कैंप में एक औरत को छुपाना बहुत बड़ा टैबू है। लॉर्ड्स अपनी और तेरी इमेज पर कभी शक नहीं करते। इसी बीच दो और डमी सैनिकों को उलट देता है, सीधे लुबू को ही निशाना बनाता है। लुबू जितना लड़ता है उतना ही डरता जाता है। 20 कुछ राउंड्स के बाद घोड़ा मोड़कर भाग निकलता है। शियन फॉर्मेशन आर्मी बिना किसी डर के मजबूती से रोके रहती है। माउंटेड अटेम्प्ट में उसे शील्ड पर पूरी फोर्स से कूदते हुए स्पीयर, काओ होंग अपनी तलवार तुझे देता है। तुझे कभी छोटे हथियार पसंद नहीं रहे। दूर वेस्ट लियांग कैवलरी पूरी फोर्स में चार्ज करती है। दोनों सेना लेकर सिटी की तरफ रिट्रीट करते हैं। युआन शाओ सिटी टावर पर चढ़कर जानबूझकर पूछता है, मेंगदे, विद्रोही की सेना सिटी के करीब है, अब क्या किया जाए? काओजाओ हाथ जोड़कर, सिटी मजबूती से पकड़े रखना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। युआन शाओ खुश होकर कंधा थपथपाकर वापस अपने कैंप में जाकर शराब पीने चला जाता है। इतिहास पूरी दुनिया में फैलेगा। भले साओसाओ ने लुबू को हराया हो, फिर भी वो खुद के नीचे ही रहेगा। क्याओ रेन धीरे से समझाता है। क्याओ चाओ अपने दिल की खींच दबाता है। जेंट्री फैमिलीज का जमीन हड़पना और सत्ता पर पकड़ बनाना ही हान डायनेस्टी के पतन की जड़ है। तू सिटी टावर पर चढ़कर देखता है। चाओ चाओ उदास दिख रहा है। प्रभु, सेलिब्रेशन वाइन तैयार नहीं करवाया। काओ काओ की चिंता कुछ हद तक कम हो जाती है। कैवलरी से सिटी पर अटैक करना ही बड़ी हास्यास्पद बात है। लिक्वेदू उसी वेस्ट लियांग कैवलरी लेकर कैंप के बाहर कुछ देर घूमकर बेकार में कई सौ आदमी घोड़े गंवाकर आखिरकार पीछे हटने का फैसला करते हैं। हुलाव पास के अंदर डोंगजुआ गुस्से में जल भुनकर आसपास का सामान तोड़ देता है। कोई जनरल आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ लीरू चुपचाप साइड में चाय पीता हुआ शांत भाव में बैठा रहता है। वो अच्छे से जानता है डोंगजुआ गुस्से के बाद खुद ही शांत हो जाता है। अभी सलाह देने से सिर्फ गुस्सा भड़केगा। कुछ देर बाद डोंगजुआ का गुस्सा उबल पड़ता है। बड़े कदमों से चलकर उसके सामने आता है। वेन्यू, अब आगे क्या करूं? प्रभु के पास चुनने के लिए दो स्ट्रैटेजीज है। बताने से पहले प्रभु से एक सवाल पूछना है। डोंगजुआ भौहें सिकोड़ता है। इतनी हालत में भी पहेलियां बना रहा है, सीधे बता। उदाहरण के लिए, वो यंग जनरल, क्या प्रभु के मन में उसके लिए पसंद है? डोंगजुआ दिल में साफ समझ जाता है तेरी बहादुरी लूबू से भी बढ़कर है। कोई भी ऊपर वाला ऐसे टैलेंट पर दिल हार सकता है। ऑब्वियसली पसंद करता है। पहली स्ट्रैटेजी, तुझे रिश्वत देकर कन्विंस करो। अगर तू डिफेक्ट करेगा तो 18 लॉर्ड्स की कोई चिंता नहीं रहेगी। डोंगजुआ हिचकिचाहट में, उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। ये सबसे कमजोर स्ट्रेटेजी है। पूरे रात तंबू में नहीं लौटता। प्रभु के सामने स्टैंड बाय ना करके बजाय इसके एक अलग तंबू की सुरक्षा में लगा रहता है। क्या वो अपना गार्ड एम्परर की जगह डिस्गाइज कर रहा है? किसी और की परवाह छोड़, इस स्पीयर को देख। साओ होंग कैजुअली एक वाइल्ड ग्रास उठाकर मुंह में दबाता है। प्रभु ने तुझ पर इतनी मेहरबानी की है, उसकी नज़र से कैसा वेपन नहीं बन सकता। ये स्पीयर देखने में भी काफ़ी नॉर्मल ही लगती है, कुछ खास नहीं। काओ होंग भले रफ इंसान है, पर पहले बिजनेसमैन रह चुका है। उसकी नज़र अच्छी है। बगल में खड़ा हुआ शोंग चुपचाप वहीं खड़ा है, एक शब्द नहीं बोलता। तूने चाहा था दोनों की तारीफ सुनकर थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिले, पर दोनों बिल्कुल भाव शून्य है। किसी और से बात करने का सोचता है, तभी रात का एक छोटा सैनिक तेजी से भागकर आता है। जनरल, कैंप के बाहर एक मजबूत आदमी मिलने आया है। अपने आप को जान लो कि उसने रिश्तेदारी कैसे बताई।
छोटा सैनिक लीसु को अंदर लाता है। वो एक नज़र में बगल खड़े हुआ शुम को देख लेता है। दोनों डोंगझो के मातहत हैं, पुराने परिचित। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लीसु हाथ जोड़कर तेरी तरफ देखते हुए, घर में अंकल ने मुझे विशेष रूप से भेजा है कुछ खास चीज़ें देने के लिए, साथ ही एक सीक्रेटली बात करनी है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तू हल्का हंसकर उसके कंधे पर थपकी देता है। डोंगझो मेरा अंकल नहीं है, बता ईमानदारी क्या है? अभी अभी हुआ शुम के भाव बदलाव देखते ही तूने पहले ही उसका इरादा भाप लिया था। लीसू के चेहरे पर इन्वेस्टमेंट आ जाती है। गोदी से एक ब्रोकेड बॉक्स निकालकर जमीन पर रखता है। प्राइम मिनिस्टर तुझे बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं। अगर तू अंधेरे को छोड़कर उजाले में आ जाए तो शान शौकत आसानी से हासिल कर सकता है। ये छोटा सा गिफ्ट पहले भेजा है। बॉक्स खोलने पर अंदर एक बड़ी सी ब्लड जेड कोरल रखी है। कियो होम उठाकर ध्यान से देखता है। बहुत बढ़िया ब्लड जेड कोरल है। ऐसे साइज की कीमत हजारों गोल्ड है। ये तुझे भारी इनाम मिलेगा। हजारों गोल्ड बस झलक है। मुंह से नॉर्मल लगते हुए भी तू हाथ बढ़ाकर कोरल छीनकर सूंघने की एक्टिंग करता है। लीसु एम्बैरस नजर आता है। पहले कुछ बोलता उससे पहले टेंट में माहौल पहले से ही अजीब सा है, जांचने के लिए कि ल्यूबू सच में थ्री किंगडम्स का नंबर 1 ब्रेव जनरल है। तूने ली कुनशाओ की स्पिरिट फ्यूज करके इस दुनिया में आकर उससे भिड़ने का फैसला किया। तेरी भौहें हल्की सी उठती हैं। चियो उस कैंप से निकलकर हुलाओ पास की तरफ भागता है। जब वो दूर निकल जाता है तू तब जाकर हुआ शुंग की तरफ देखता है। अगर तू उसके साथ जाना चाहता है तो मैं रोकूंगा नहीं। जरूरत नहीं, ऐसा क्यों कहा? अगर दोंगजुओ को पता चल गया कि तू जिंदा है तो शायद तेरे परिवार को भी नुकसान पहुंच सकता है। हुआ श्योंग हल्के से मुस्कुराता है। दुनिया जानती है प्राइम मिनिस्टर कितना जालिम है। यहाँ तो मैं वैसे भी अपना काम बर्बाद कर चुका हूँ। अगर मेरी खबर उन्हें फिर से दी गई तो प्राइम मिनिस्टर गुस्से में मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो चालाक आदमी है, अच्छे से जानता है क्या कहना है क्या नहीं। झांग लियाओ के दिल में साफ है। आज के हालात में हुलाओ पास को अब आगे बचाना संभव नहीं। जब डोंग झो मेन आर्मी वापस ले जा चुका है, लुयांग की प्रोटेक्ट करने वाली आखिरी दीवार भी जल्द ही गिर जाएगी। बस वक्त की बात है। यही सरेंडर्ड जनरल्स की ट्रैक है, खास तौर पर वो जिन पर अनप्रॉमिसिंग ट्रस्ट ना हो। लूबू दिखने में फीफ और सम्मान पा रहा है। अच्छे घोड़े और धन भी लगातार मिल रहे हैं। पर जिस दिन डोंग जुओ को लगेगा उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तब उसे भी लात मारकर निकाल दिया जाएगा, जैसे किसी गधे की तरह। वहीं ली की और गुओसी, जिनके पास कोई खास टैलेंट नहीं, सिर्फ वेस्ट लियांग रिबेलियन में उनके साथ रहने की वजह से आज डोंग जो की सबसे एलीट फ्लाइंग बेयर आर्मी संभाल रहे हैं। ठीक उसी वक्त झांग लियाओ कैंप वापस जाकर सैनिक काउंट करने की सोच रहा होता है। तभी सिटी टावर पर अचानक रात को ही सिटी पर अटैक करना ही सबसे अच्छा सबूत है। सिटी टावर के सामने आग की रोशनी आसमान तक फैली है। बड़ी बड़ी टॉर्चेस ने पूरे पास को दिन जितना रोशन कर दिया है। अनगिनत सैनिक स्टील ब्लेड्स लहराते हुए पास की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भीड़ की तरह। जब तक लूबू आर्मर पहनकर फांगटियन हुआजी लेकर सिटी वॉल पर पहुंचता है, तब तक अटैक की पहली लहर के सैनिक लैडर से चढ़ने भी लगे हैं। अलायंस आर्मी के पीछे युआन शाओ पूरी तरह आर्म्ड होकर घोड़े पर बैठा है। 18 लॉर्ड्स उसके पीछे एक साथ लाइन में खड़े हैं। सबके चेहरे पर जीत की खुशी झलक रही है। मेन डे तो सच में अद्भुत स्ट्रेटेजिस्ट है। तुझे कैसे पता चला डोंग जुओ की मेन आर्मी रिट्रीट कर चुकी है? साओ घोड़े पर हाथ जोड़ते हुए, लुबू ही सरेंडर जनरल है। डोंग लॉर्ड्स के बीच फिर से एक फ्लैटरिंग वाली आवाज गूंजती है। युआन शाओ हंसते हंसते बड़े गर्व से कहता है, ऐसा एम्बिशन रखना अच्छी बात है। जब तक हम हुलाओ पास ले लेंगे, मैं एम्परर की तरफ से सारे मेरिट वालों को रिवॉर्ड दूंगा। तू साओ के पीछे खड़ा होकर हिकारत से मुंह बिचकाता है। कुछ दिन पहले ही ये दोनों तलवार की धार पर खड़े थे। कितनी जल्दी ऐसे इकट्ठे हो गए मानो एक ही पैंट पहनी हो। ऊपर वालों का हिपोक्रेसी चेहरा सीखा नहीं जा सकता। पर युआन शाओ की पीछे जाती तूने अच्छे से देख ली है। अभी उसकी आवाज़ में इतनी कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि पीछे दो ब्रेव जनरल्स खड़े हैं। तूने पहले ही सिस्टम से दोनों की डिटेल स्कैन कर ली है। यान लियांग कॉम्बैट 96, कमांड 76, स्ट्रेटेजी 41, पॉलिटिक्स 46। कॉम्बैट अग्रेसिव होने पर +2 तक, बुरा बोले जाने पर +3 तक। साफ नजर आने वाली बात है कि युद्ध खत्म होने वाला है। अब लेगेसी बांटने का समय। युआन शाओ इस वक्त दो अपने पसंदीदा जनरल्स को बुलाना उसकी नीयत साफ जाहिर करता है। वेन चो ठंडी आवाज में, छोटे शैतान, तू हमारे दोनों भाइयों को बार बार क्यों देख रहा है? बोरियत में तो खिलखिलाकर कुछ नहीं देख रहा, बस तुम्हारी सेना की तरफ से शर्म महसूस हो रही है। युआन शाओ ने कहा था, यान लियांग और वेनचौ में से कोई भी अकेला यहाँ हो तो लुबू का कोई डर नहीं। पर तुम दोनों में से एक सुपर फर्स्ट ईयर जनरल है, दूसरा अनमैच्ड ब्रेव जनरल का टाइटल लिए बैठा है। फिर भी कुछ खास नहीं। अकेले तो छोड़ो, तुम दोनों साथ मिलकर भी लू का मुकाबला नहीं कर सकते। वेनचो पहले से ही गुस्सैल स्वभाव का है। इस बार तो लगभग घोड़े से कूद पड़ता है, तुझे एक ही स्पीयर से खत्म करने का मन बना लेता है। युआन शाओ हैरान होकर, वेनचो पीछे हट, बदतमीजी मत कर। वो असल में बेवकूफ़ नहीं। यान लियांग वेंचो सच में लू का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में उसे कोई भरोसा नहीं। पर उसकी मजबूती से बात दबाकर तुम दोनों निश्चित रूप से हारोगे। तेरे अलावा युआन, तुझे मुझसे चैलेंज करने का हक ही नहीं। बकवास मत कर, मैं दुनिया का नंबर 1 जनरल हूँ। तू भी चैलेंज करने के लायक। वो हाथ उठाकर हुलाओ पास की सिटी की तरफ इशारा करता है। उधर देख उस आदमी को। वेन चू अपने दांत लगभग तोड़ते हुए सिर पर स्पीयर उठाकर सिटी की तरफ भागता है। रुक, मैं जाकर लूबू को मारकर लौटता हूँ, फिर तेरी खाल उधेड़ूंगा। इतनी दूर तक बात पहुंच चुकी है,
युआन शाओ अब उसे रोक नहीं सकता, चाहे फोर्स से रोके भी तो सिर्फ अपने आदमी और उसके बीच नाराजगी छोड़ देगा, कॉस्ट बेनिफिट से मैच नहीं। पर फिर भी वो वेंचो की जान की परवाह करता है, अकेले जाने देना नहीं चाहता, इसलिए यान लियांग को भी साइड से सपोर्ट देने भेजता है। तेरी सिर्फ कुछ बातों से युआन शाओ के दोनों बड़े जनरल्स को खुद बैटलफील्ड में उतरना पड़ा। साओरेन इसे देखकर मन ही मन तारीफ करते हुए सलाम करता है। सिटी टावर के ऊपर लूबू की हलबर्ड उड़ती हुई मूवमेंट कर रही है। हर बार वार करते ही खून के छींटे उठते हैं। बेरहमी से अलायंस सैनिकों की जान लेता जा रहा है। शुरुआत में बहादुर सैनिक घेरने की कोशिश करते थे, पर दर्जनों जान गंवाने के बाद अब कोई उसकी स्ट्रेंथ के सामने आगे नहीं आता। सब दूर से ही हट जाते हैं। सरेंडर करके रिट्रीट करो, ये अब बचाया नहीं जा सकता। झांग लियाओ ब्लेड उठाकर लूबू के पास पहुंचकर आसपास पूरी तरह अलायंस सैनिकों की भीड़ है। संख्या का इतना अंतर है कि बिंगझो आर्मी बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकती। रिट्रीट करके कहाँ जाएंगे? लूबू हाथ से एक सैनिक को मारते हुए चेहरा डरावना हो जाता है। पीछे छोड़े जाने का यह एहसास सच में बुरा है। बाकी बची सेना इकट्ठा करके लोयांग की तरफ रिट्रीट करो। बिंगझो में विदेशी जातियों से लड़ते वक्त के पुराने भाई, वो हर एक का नाम तक याद रख सकता है। इन लोगों ने अपनी जान उसके हाथों सौंपी थी, अब उन्हें मौत की तरफ ले जाना है। थोड़ा हिचकिचाता है। सिर्फ डोंग ज़ो एक इंसान के लिए इतने लॉयल फॉलोअर्स को मौत में धकेलना सच में सही है क्या? लूबू कमीने, अपनी जान दे। वेंचो पहले ही सिटी टावर तक पहुंच चुका है। स्पीयर लेकर लूबू की तरफ बढ़ता है। लूबू ठंडी हंसी देते हुए, छोटा सा कुत्ता भी मेरे सामने घमंड दिखाने आ गया। वेन्युआन, तो बाकी बची सेना लेकर उत्तर गेट से निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फैसला कर लेता है लुबू। फांतियान हुआजी लेकर सिर्फ वेंचो की तरफ बढ़ता है। ओपोनेंट का नाम तक पूछने की परवाह नहीं। असल में अब तक वो तो नहीं है, कोई भी बराबर है। लुबू अपनी जनरल होने की आखिरी इज्जत बचाना चाहता है। कभी दुनिया में वो उस इंसान का खून इस्तेमाल करने से नहीं हिचकता। अपनी पावर दिखाने के लिए भले नंबर 1 का टाइटल किसी और के पास चला जाए, पर लुबू हमेशा लुबू ही रहेगा। दो वेपन्स टकराते हैं, चिंगारियां फूट पड़ती हैं। वार पर वार होने से वेंचो का हाथ सुन्न पड़ जाता है। हाथ से स्पीयर लगभग छूट जाती है। 2 कदम पीछे हटता है। डैम लुबू, इतनी बड़ी फोर्स है, एक और वार खा, नहीं तो खुद ही मौत को न्योता दे रहा है। लुबू जोर से चिल्लाकर ऊंचा उछलता है। फांगटियान हुआजी हवा में सीटी बजाती हुई भारी हथौड़े की तरह नीचे गिरती है। गुस्से में भरे वैन चो को एक ही झटके में उड़ा देती है। जबरदस्त पावर गैप के आगे मजबूती से रुकने की कोशिश करता हुआ वैन चो किसी गोले की तरह लुढ़क कर उड़ जाता है। अगर बाद में सिटी टावर पर चढ़े यान लियांग ने उसे नहीं थामा होता तो वो सीधे नीचे गिर जाता। यान लियांग उसे संभाल कर ब्लेड लेकर लुबू के सामने खड़ा होता है, चेहरे पर पूरा गुस्सा। भाई कैसे हो? वैन चो खून थूकते हुए हाथ से मुंह पोंछते हुए फिर से जमीन से उठता है। मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूँ। चारों तरफ आग जल रही है। डिफेंडर्स रिट्रीट शुरू कर चुके हैं। सिर्फ लुबू अकेला सिटी टावर पर खड़ा है। फैंगटियान हुआजी पर अभी भी खून के दाग ताजा हैं, आर्मर पर धब्बे। वेंचू लुबू की स्ट्रेंथ देखकर फिर से मुंह से सख्त बात नहीं निकालता। अपनी लेफ्ट पाथ से जाता है। सिटी टावर पर तीनों एक दूसरे को घूरते खड़े रहते हैं। नीचे खड़ा युआन शाओ कुछ शर्मिंदा महसूस करता है। लॉर्ड्स आंखें बंद नहीं करते। यान लियांग वेंचो दोनों मिलकर भी लुबू के सामने कोई मौका नहीं ले पाए। दोनों घायल भी हैं। उसकी पहले वाली गर्व भरी बात यान लियांग वेंचो में एक भी हो तो लुबू से क्या डरना अब सबसे बड़ा मजाक बन चुकी है। ऊपर से दोनों बिना घोड़े के लड़े थे। युआन शाओ के पास लुबू के पास चीतू की स्पीड का एडवांटेज वाला एक्सक्यूज भी नहीं बचता। पूर्व दिशा में हल्की सी सफेदी छाने लगती है। रात भर की खून खराबी के बाद दुनिया के टॉप पास का रंग लाल हो चुका है। बिंझो आर्मी पहले ही साइड गेट से निकल चुकी है। दुश्मन मिल्की वे में अस्पष्ट दूर आग जैसा लाल सिलुएट फुल स्पीड में दौड़ता है। सबकी नजरों के सामने एक हल्का सा निशान छोड़ जाता है। अगली बार तुझे इतनी अच्छी किस्मत नहीं मिलेगी। बात खत्म होते ही लोबो चलकर सिटी टावर से नीचे कूदता है। चीटू साये की तरह उसे बिल्कुल स्थिर पकड़ लेता है। दूर होराइजन पर धीरे धीरे गायब होता हुआ सिलुएट छोड़ जाता है। सैनिक हुलाओ पास की बड़ी सी गेट खोलते हैं। सारे लॉर्ड सेना लेकर पास में दाखिल होते हैं। यान लियांग वेन चौ की बुरी हालत देखकर सब ठंडी सांस भरते हैं। जीत की खुशी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। इस तरह अलायंस आर्मी कई महीनों की लड़ाई के बाद आखिरकार लोयांग की तरफ बढ़ सकती है। जिक्सियान आज इतना शांत क्यों दिख रहा है? लुबू का पीछा भी नहीं किया? सीएओ और जिकियान, अच्छे सोच लो, आगे यही लोयांग है। अगर तुझे शाईयान के साथ सही तरीके से जुड़ना है तो पहले शाही फैमिली के रिस्पेक्ट की मंजूरी लेनी होगी। साई टीचर पूरी दुनिया में जाने माने स्कॉलर हैं, इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। शाई योंग उसके पापा, तू ज्यादा टेंशन मत ले। पूरी दुनिया के मशहूर स्कॉलर होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लोग सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रिंसिपल मानते हैं, कभी पावर बैलेंस नहीं देखते। भले चाकू गर्दन पे रख दो, मॉरल कोड के खिलाफ कोई चीज कभी मंजूर नहीं करेंगे। पर ऐसे लोगों से निपटना भी उतना ही आसान है, खास तौर पर इस एरा में जहां किंग पावर डिवाइन राइट से आती है। एम्परर ही हेवन है। बस छोटे एम्परर की बात इस्तेमाल करके एक साधारण स्कॉलर को मैच करना बड़ी बात नहीं। प्रभु को चिंता करने की जरूरत नहीं, इसे मैं संभाल लूंगा। पहले से पूरा प्लान तैयार है। पास फॉल होने के बाद युआन शाओ तीनों सेनाओं को रिवॉर्ड देने का आदेश देता है। लॉर्ड्स के लिए बड़ी फीस रखता है।
हॉल के अंदर पूरी तरह सेटिस्फाइड युआन शाओ सीधे एम्परर के नाम पर मेरिट बांटता है। सारे लॉर्ड्स को नए टाइटल्स मिलते हैं। तो ये सारा तमाशा देखकर तंग आकर बाहर निकल आता है। हॉल में बैठे सब मिलिट्री जनरल्स हैं। इस वक्त सबके चेहरे पर खुशी है, जीत मिली है, कम से कम अब भरपेट खाना मिलेगा और अच्छी खासी रिवार्ड मनी। झाओ जनरल, शराब पी लो। हाहा, हिया स्प्रिंग में हारकर भी अभी डेट से बचना चाहता है क्या? सबकी बातचीत में जिस झाओ जनरल का जिक्र है वो एक जाम शराब लेकर तेजी से तेरे पास आता है। जनरल झांग, मैं चेनलियू गवर्नर झांग मियाओ के अंडर मिलिट्री सेक्रेटरी झाओ। तो हल्के से सिर उठाकर उलझन में सरप्राइज नहीं बल्कि झाओ चोंग नाम कहीं सुना हुआ लगता है। जब तू पहली बार यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, जंगलों में घूमते हुए जीवन गुजार रहा था, अक्सर भूखा रहता था, तब तक पहली मार्शल स्पिरिट भी पूरी तरह फ्यूज नहीं हुई थी। उम्र भी छोटी थी। सबसे बुरे हालात में सिर्फ उस इंसान की मदद से गुजारा हुआ जो अक्सर चेनल्यू के पास आता था। नाम डियान वेई, वही जो हॉटपॉट बना सकता है और सुपर ब्रेव भी है। डायन वेई का भी अपना घर बहुत मुश्किल में था। उसका एक अभी अभी जन्मा बच्चा था, ऊपर से किसी फ्रेंड का बदला लेने के लिए मर्डर कर चुका था और सरकारी वारंट पर था। इसके बावजूद वो रफ इंसान अक्सर तेरे पास आता था। फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आए तुझे लॉयल्टी का असली मतलब सिखाया। डियान वेई माउंटेन से निकलने के बाद तुम दोनों फिर कभी नहीं मिले। बाद में तूने डियान वेई की भाभी से सुना कि वो मिलिट्री ज्वाइन करके चेनलियू में मिलिट्री सेक्रेटरी झाओ चोंग के मातहत काम कर रहा है। डियान वेई तेरा असली दुख सुख का भाई है। अब जब तू सक्सेसफुल हुआ है तो ऑब्वियसली इस बड़े भाई को भूल नहीं सकता। यही सोचकर तू झाओ चोंग के हाथ से डियान वेई नाम सुनते ही झाओ चोंग का चेहरा बदल जाता है। बोलते हुए हकलाने लगता है। ये उसका भाव देखकर तू हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ता है। जहां सेक्रेटरी, कुछ भी हो बेझिझक बोल दो। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं जनरल, अगर उसे चाहते हैं तो मैं तुरंत भेजता हूँ। जल्द ही एक सैनिक 108 कम के मजबूत आदमी को लेकर अंदर आता है। वो आदमी नौची से भी ऊंचा, चेहरा गुस्सैल और डरावना जैसे कोई डीमन, कद काठी भी नॉर्मल से बहुत अलग। पीठ पर 2 आयरन हैमर्स बंधे हैं। नॉर्मल इंसान अगर एक नजर भी डाल दे तो घबरा जाए। झाओ चोंग, मैं अभी शराब पी रहा था, क्यों बुलाया? मैं नहीं, जनरल जांग ने तुझे बुलाया है। झाओ चोंग मुस्कुराते हुए फौरन एक तरफ हट जाता है। डायन वेई तभी झाओ चोंग के पीछे खड़े तुझे नोटिस करता है। जोर से हंसकर पानी वाली बाल्टी जितने मोटे हाथ बढ़ाकर तुझे, मैंने कब का कहा था ये लड़का मेरा भाई है, तू यकीन नहीं करता था। अब आदमी सामने ही है, यकीन ना हो तो खुद पूछ ले। झाओ चोंग पूछने की हिम्मत नहीं करता। वो जानता है उसका ये नकली सैनिक डियान वेई पहले से ही ब्रेव है। ऊपर से तेरा भी साथ हो तो वो 10 गुना हिम्मत करके भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। कहीं इन दोनों खतरनाक लोगों को गुस्सा दिला दिया तो ये शराब भी पीने को नसीब ना हो। तुझे भी देखना है इतने अरसे बाद डियान वेई की स्ट्रेंथ में कितनी ग्रोथ हुई है। तुरंत सिस्टम से स्कैन करता है। नाम डियान वेई, कॉम्बैट 99, कमांड 50, स्ट्रैटेजी 24, पॉलिटिक्स अनक्लियर, स्किल फेरोशियस स्पिरिट, बैटलफील्ड में चार्ज करते वक्त कॉम्बैट +6, ओपोनेंट कॉम्बैट -1, एक मेन टाइगर ड्यूटी, हर 30 राउंड्स में कॉम्बैट +5, कैप 10। अभी भी वही पुराना, कोई खास बदलाव नहीं। और तुझे अच्छे से पता है डियान वे आखिर 3 किंगडम्स का नंबर 1 बॉडीगार्ड है। उसमें जरूर कोई प्रोटेक्शन स्किल होगी। अभी अवेकन ना होना बस टाइमिंग की बात है। तेरे दिल में थोड़ी एक्साइटमेंट है। मैं हूँ ब्रो, यहाँ बात करने की जगह नहीं, कहीं और चलते हैं। जब तू पहली बार डियान वे से मिला था तब उसने एक बाघ का पीछा करके पूरे माउंटेन में उसे भगाया था। तभी से हमेशा उसे इसी नाम से बुलाया जाता है। चला तो ठीक है, बस पता नहीं आज के बाद और शराब मिलेगी या नहीं। शराब की जान होना, उसका स्वभाव अभी भी बिल्कुल नहीं बदला। तुझे याद है जब डियान वे शिकार का सीजन खराब जाता था, भूखे रहकर भी आखिरी कुछ पैसे शराब खरीदने के लिए बचाता था। तू फौरन साइड हॉल से 2 बड़े जार्स शराब लेकर आता है। डैन वे खुश होकर पीछे आता है। रात गहरी होती है। दोनों शराब के जार्स गोद में लेकर सिटी वॉल पर बैठकर चांद देखते हुए एक एक घूंट पीते जाते हैं। अगर मैं वहां लुबू को हरा पाता तो शायद मैं ही होता उसका ओपोनेंट। छोटे शैतान, तेरी मार्शल आर्ट्स में तो बहुत ग्रोथ आई है। उस दिन हुलाव पास के सामने तूने लोबू को बुरी तरह हराया। मैंने साफ देखा। बस अफसोस, वो झाओ चोंग बेवकूफ नेता के सामने मेरी सिफारिश करने की हिम्मत नहीं करता। मैं हूं ब्रो, अच्छा नहीं लगता। ऐसे बड़ा बड़ा बोलना तुझ पर सूट नहीं करता। तेरे जैसे रफ इंसान का पोलाइट बोलना तो सुनी हुई बात का बकवास होना है। सीधा टॉपिक पर आता है। मैं हूँ ब्रो। झाओ चोंग के माथत काम अच्छा चल रहा है। ध्यान रही, लंबी सांस लेता है क्या? अच्छा बुरा, बस पेट भरने के लिए काम कर रहा हूँ। वो झाओ चोंग तो डरपोक इंसान है। लड़ाई शुरू होते ही पीछे हट जाता है। अब तक मुझे कोई मेरिट ही नहीं मिली। बेचारी तेरी भाभी और मेरा बच्चा, पता नहीं घर ठीक है भी या नहीं। पत्नी बच्चे की बात करते हुए डियन वेई फिर एक बड़ा घूंट लेता है। केओटिक एरा में इंसान की जान घास फूस से भी कम है। बीवी अकेली घर में, ऊपर से अभी अभी जन्मा बच्चा भी है। अगर कहूँ चिंता नहीं होती तो ये झूठ होगा। जांचों के साथ काम मत कर। मैं तुझे किसी अच्छे प्रभु की सिफारिश करता हूँ। अब तक इस नाम के प्रभु से मिलना भी नसीब नहीं हुआ तो लॉयल्टी की बात तो दूर की है। बेहतर मास्टर वाली बात सुनकर डियान वेई का दिल हिलता है। यही चेक करने के लिए कि लुबू सच में 3 किंगडम्स का नंबर 1 ब्रेव जनरल है। तूने ली कुनशाओ की स्पिरिट फ्यूज करके इस दुनिया में आकर उससे भिड़ने का फैसला किया था। नहीं, रहने दे, जांग ने मेरे साथ बुरा नहीं किया।
कम से कम एडवांस सैलरी तो मिल जाती है। अरे तू अभी भी बिल्कुल वैसे ही जिद्दी सोच वाला है। अगर तुझे जांग मियाओ के प्रति लॉयल्टी रखनी है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर क्या जांग मियाओ भी जानता है तू कौन है? अगर तू खुद बढ़ चढ़कर पेशकश करेगा तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ऊपर से एडवांस सैलरी से क्या होगा? बस 2 जार शराब खरीदने में खत्म हो जाएगी। ये बात यूं ही तय है। मैं अभी तुझे अपने प्रभु से मिलवाने चलता हूँ।